हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है भाई? आवाज आ रही है? हाँ। माइक नहीं था ना भाई। हाँ हाँ, सॉरी 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 भाई, माइक नहीं दिया। आवाज आ रही है? जल्दी से एक बार थम्स अप कर दीजिए। यस 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 यस। हाँ, अरे ठीक है मर्दवा, ठीक है। हाँ, सुबह सुबह थोड़ा इंसान ढीला रहता है ना। हाँ, यस यस, जल्दी से बताइए कि आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से आ रही है। भाई सेट को उधर लगाओ। हाँ, क्या हो गया इसको? हैं? बंद पड़ेगा। हाँ, एक बार थम्स अप। हाँ, अब ठीक आ रही है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम। भाई सारे ने जल्दी से आ जाइए क्लास में। हाँ, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। माइक छूट गया था भाई। हाँ, माइक छूट गया था। अब आई थिंक आवाज आ रही होगी। ठीक है, बहुत सही बहुत सही। तो मेरा नाम है राजू सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं प्रयास टू पढ़े बैच में। आज हमें करना है अपनी बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हमें सीरीज के बारे में बात करनी है, बाइनोमियल के बारे में बात करनी है, ग्राफ्स के बारे में बात करनी है और डिफरेंशिएशन के बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, आजिए आजिए आजिए। यस यस यस। हाँ, एक बार देख ले भाई, चल रहा है ना? हाँ, बहुत सही चल रहा है। हाँ, क्या हो गया इसको? बहुत सही बहुत सही। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो आई होप आप सभी लोगों ने बेटा लास्ट क्लास जो थी हमारी ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेसिकली, वो आप सभी लोगों ने रिवाइज कर ली है। हाँ, अरे भाई छोड़ दो भैया ये बीजेपी और ये कांग्रेस और ये इंडी और ये एनडीए। ठीक है, प्लीज पढ़ लीजिए आप सभी लोग। ठीक है, हाँ, देखिए मोदी जी को भी और राहुल जी को भी टेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, और आप लोगों को भी देना पड़ता है। तो वही बात है, वो अपने टेस्ट के लिए तैयार हो रहे थे, अब आपका अगले साल टेस्ट है। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा हाँ गरिमा बनाए रखिएगा क्लास का। ठीक है, अदरवाइज जितने भी सीरियस बच्चे मुझे एक बार अप्रूवल दे दीजिए, फिर क्लास हम लोग शांत कर देंगे। ठीक है, जितने भी सीरियस बच्चे हैं, अगर ज्यादा स्पैमिंग हुई तो क्या चैट बंद करके पढ़ाया जाए? आप बता दीजिए। जहां जहां पर मेरे को लगेगा मेरे को आपसे पूछना है, वहां वहां पर मैं आपसे पूछ लूंगा, और जहां जहां पर मुझे लगेगा अब ज्यादा हो रहा है मैं चैट बंद कर दूंगा। ये वही बच्चे हैं जो स्टार्टिंग में इतने मोटिवेटेड थे जब प्रयास बैच लॉन्च हुआ था। सर 3 दिन अभी क्या करें, हैं, हाउ टू यूटिलाइज माई टाइम। और ये वही है जब रिजल्ट आया था तो सर हमारे को कौन देखेगा। ठीक है, यस, वेरी गुड। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम, मेरा नाम है राजू सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं प्रयास जेई बैच में। आज हमें करना है बेटा बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2, और आज जो हमारे पास चीजें हैं, ठीक है, दैट इज सीरीज एंड द सम। सीरीज में भी आपको पता है, आप देखो 11th क्लास के बच्चे के लिए बहुत छोटी छोटी चीजें बतानी होती है। हमें आपको यह बात पता होनी चाहिए कि हमारे लिए कौन सी सीरीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोगों ने मैथ्स, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत हाई लेवल की आपने पढ़ी, आपको पढ़ाई गई होगी, आपने अगर मान लो बहुत मेहनत भी नहीं करी है, ये बात तो अब समझ आ गई होगी कि मैथ्स का जो पार्ट फिजिक्स में आ रहा है वो कंपैरेटिवली आसान है, हम लोग उतना पार्ट आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, स्लोप एंड द कैलकुलेशन, स्लोप और कैलकुलेशन के बारे में हमें बात करनी है, क्योंकि ग्राफ्स कई बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, और अभी अगला ही चैप्टर हमारे पास काइनेमेटिक्स पड़ेगा, वहां पर ग्राफ्स आ जाएंगे। तो बहुत अच्छी एनालिसिस और बहुत अच्छे सवाल मैं आपको तब करा पाऊंगा जब आपकी ये वाली चीजें सारी रिवाइज हो जाए, ग्राफ एंड प्लॉटिंग। इसके बाद हम लोग अपना डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। चलिए भाई स्टार्ट किया जाए। ठीक है, हाँ भाई देखो, हाँ सब बोर्ड लेवल बस पढ़े हैं तो बस उससे ही काम हो जाएगा बेटा। अच्छा, किसी को अगर ये डाउट आ रहा हो कि सर हमने बहुत हाई लेवल नहीं पढ़ी है, बेसिक मैथ्स में, नाम बेसिक इसलिए लगाया है, बेसिक मैथ्स में आपने सिर्फ बोर्ड्स लेवल का भी अगर पढ़ा है, ठीक है, बोर्ड्स लेवल, उतने से ही आपके जेई मेंस एंड जेई एडवांस के सवाल हो जाएंगे। जेई मेंस प्लस एडवांस के सवाल हमारे पास किए जा सकते हैं। कोई अगर आपको यह भ्रमित करे कि अरे भाई नहीं ऐसा नहीं है, आपको यहीं पर इंटीग्रेशन के सारी चीजें सीख लेनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। लर्निंग एक प्रोसेस है, आप एक दिन में चीजों को नहीं सीखते। हमें जो जो चीजें काम आएंगे हम लोग उसके बारे में बात करें। आप सभी लोगों को पता है कि ये वाला पार्ट एक्चुअली में मैथ्स का पार्ट है। ठीक है, और अगर आप सीरियस है अपनी फिजिक्स को इंप्रूव करने के लिए तो प्लीज मेरी एक हिदायत है कि आप अपनी मैथ्स पर बहुत ज्यादा मेहनत करिएगा।
ठीक है, क्योंकि जैसी आपकी मैथ्स अच्छी होनी स्टार्ट होगी आपका फिजिक्स कभी भी खराब नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जीपी जिसको आप सभी लोग कहते हैं। प्लीज इसको नोट डाउन करते रहिएगा। हमें जितना काम की चीजें हैं सिर्फ हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जितनी हमारे काम की चीजें हैं बस हम लोग उतने के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आ जाइए बेटा जीपी के बारे में बात करेंगे। जैसे देखो हमारे पास एक होती है एपी सीरीज, ऑल्दो आप सभी लोगों के उसमें एपी सीरीज का ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, एक होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी सीरीज। उसमें क्या होता है बेटा, ये मैथ्स के कुछ नंबर्स इस प्रकार से रखे जाते हैं। ठीक है, सारे बच्चे सीरियस रहना, मैथ्स के नंबर सीरीज ऑफ नंबर इन सच वे दैट देयर इज अ कॉमन डिफरेंस। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे पास एक कॉमन डिफरेंस हमारे पास होता है। कॉमन डिफरेंस कहने का मतलब अगर एक टर्म है ए तो दूसरा टर्म होगा ए प्लस डी, तीसरा टर्म होगा ए प्लस 2d, फिर होगा हमारे पास ए प्लस 3d एंड सो ऑन। इस टाइप की सीरीज को हम लोग अपना एपी सीरीज कहते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास होता है। यह हमारे लिए उतना काम की चीज नहीं है। हमारे पास जो काम की चीज आती है दैट इज जीपी। ठीक है, जीपी में हमारे पास क्या है, जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की अगर आप बात करें तो इसमें कॉमन डिफरेंस रहता है। ठीक है, जीपी में हमारे पास एक कॉमन रेशियो रहता है। इसमें टर्म्स हमारे पास कैसे रहते हैं, सारे बच्चे जरा देखना। टर्म्स हमारे पास रहते हैं, पहला टर्म है अगर फर्स्ट ए, दूसरा अगर है हमारे पास ए आर, फिर है हमारे पास ए आर स्क्वायर, फिर है हमारे पास ए आर क्यूब, और ऐसे ही ए आर की पावर एन हमारे पास रहते हैं। ठीक है, क्लियर, ध्यान से सुनना। अगर मैं यहां पर बात करूं, ठीक है, तो देयर इज अ कॉमन रेशियो, इनके बीच में एक कॉमन रेशियो हमारे पास रहता है। यहां पे कॉमन डिफरेंस होता है, यहां पर एक कॉमन हमारे पास रेशियो होता है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे ये एपी अभी हटा रहा हूं क्योंकि हमें इसका काम नहीं है, जिस चीज का काम है उस पर ही फोकस रखना है। ठीक है, कॉमन रेशियो कहने का मतलब अगर आप, ठीक है, tn+1 डिवाइडेड बाय tn करो, कोई एक ऐसा नंबर, अगर आप किसी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर का अगर आप रेशियो ले रहे हो, एक tn+1 डिवाइडेड बाय tn किसी का भी ले हुए, तो arn+1 डिवाइडेड बाय ar, हमारे पास ar की पावर n अगर आप करोगे तो एक कॉमन रेशियो हमारे पास आ जाता है, दैट इज a। r इज द रेशियो। एग्जांपल के तौर पर जैसे हमारे पास रहेंगे, जैसे हमारे पास रहा 1, फिर रहा 1/2, फिर रहा 1/4, फिर रहा 1/8, फिर रहा 1/16 एंड सो ऑन। इस प्रकार से हमारे पास सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इस प्रकार की सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं, अपना जीपी सीरीज। सारे बच्चे प्लीज सीरियस रहना बेटा। ठीक है, हमारे पास एक ही मौका है, देखा जाए एक ही मौका है अपने इंप्रूवमेंट के लिए, तो उसको ध्यान से सुनना। इन सारे टर्म्स में अगर आप इस वाले से इस वाले टर्म में जा रहे हो तो इसको हाफ से आपने मल्टीप्लाई करा, इस वाले से इस वाले टर्म में जा रहे हो तो आपने हाफ से मल्टीप्लाई करा, इस वाले से इस वाले टर्म में जा रहे हो तो आपने हाफ से मल्टीप्लाई करा एंड सो ऑन। ये हमारे पास एक सीरीज है विच इज कॉल्ड जीपी सीरीज, विच इज कॉल्ड जीपी सीरीज। क्लियर, यस और नो, हाँ या ना, यस सारे बच्चे, क्या ये बात क्लियर है, बोलिए भाई। सर n-1 होगा, ठीक है ना भाई, तू tn डिवाइडेड बाय tn-1 कर ले, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का ही रेशियो है। ठीक है, तुम ऐसे कर लो भाई, tn डिवाइडेड बाय tn-1, तब भी बात वही है। ठीक है, हाँ सर n-1 होगा, बात एक ही है भाई, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स, ध्यान सुनना, ये कंसेक्यूटिव टर्म्स की ही रेशियोज है ना। तो इसमें ज्यादा उस चीज पर मत जाओ कि जो आपने पढ़ा है, लॉजिकली आप चीजों को अब देखना स्टार्ट करो। दो कंसेक्यूटिव टर्म्स, अगर 10वीं टर्म है तो 9वीं टर्म से रेशियो लेना है, तो मैं भी तो वही कह रहा हूं, अगर ये 11वीं टर्म है तो ये 10वीं टर्म से रेशियो, बात वही है। ठीक है, और उसी को हम लोग कॉमन रेशियो यहां पर कहते हैं। अब हमारे लिए कौन सी काम की सीरीज है, हमारे लिए इन्फिनाइट जीपी। सारे बच्चे अपनी नोटबुक में लिखेंगे, इन्फिनाइट जीपी का हमें सम चाहिए होता है। ठीक है, इन्फिनाइट जीपी का हमें सम चाहिए होता है। और कौन कौन से चैप्टर में हमारे पास यूज होता है, रोटेशन में यूज होएगा, ये आपके ग्रेविटेशन में यूज होगा, आपके जनरली आपके इलेक्ट्रोस्टैट्स में यूज होगा, आपके मैग्नेटिज्म में यूज होगा, आपके कैपेसिटेंस में यूज होगा एंड सो ऑन। कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, इसमें आपको इस प्रकार के सवाल मिलते हैं। ठीक है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसमें ये सारी चीजें यूज होती हैं।
तो इन्फिनाइट सम को आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास में भी यूज होगा, अभी हम लोग सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। पहली बात, अगर हमारे पास ध्यान सुनना कि दो टाइप की सीरीज है। अब जैसे ऐसा भी हो सकता है कि एक सीरीज है हमारे पास 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है, एंड फिर 32 है, एंड सो ऑन, इस प्रकार की सीरीज है जो हर टर्म बढ़ता हुआ जा रहा है। देखिए, आपने इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करा मेरे अंडरपेंटर, फिर 2 से मल्टीप्लाई करा, एंड सो ऑन। अगर आप देखिए टर्म्स हमारे पास बढ़ते जा रहे हैं, सम इनका कितना होगा? सारे बच्चे मेरे को जरा सोच के बताना। हाँ साहब, बहुत सारे, यस, बहुत सारे इनफिनाइट लाइट, बहुत सारे सवालों में ये चीज यूज होती है। अभी हम लोग धीरे धीरे करेंगे, आप रिलेट करेंगे और चीजों को याद करने की कोशिश करेंगे क्लास में, ठीक है। तो इसमें सम कितना होगा सोच के बताइए सारे बच्चे, सारे बच्चे, इसमें हमारे पास कितना सम आ जाएगा? यस यस बेटा, पहले क्लास पर ध्यान दीजिए। इनफाइनाइट, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास यहां पे टर्म्स बढ़ते जा रहे हैं, जब आप जोड़ोगे तो सम यहां पर इनफाइनाइट होगा। इसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट सीरीज, जो बढ़ती जा रही है, डाइवर्ज कर रही है। दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट सीरीज, ठीक है। ऐसी सीरीज जिसमें टर्म बढ़ते हुए जा रहे हैं और इंफिनिटी तक अगर है तो हमारे पास इनफाइनाइट हमारे पास हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। अब जरा समझना, एक सीरीज हमारे पास कुछ इस प्रकार की है जो छोटी होती जा रही है। जैसे मान लीजिए 1 है, यही वाली सीरीज ले लेते हैं, 1/2 है, 1/4 है, 1/8 है, हमारे पास 1/16 है। इस प्रकार से ये भी इनफिनाइट तक जा रही है। ऐसी सीरीज जो छोटी होती जा रही है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? कन्वर्जेंट सीरीज। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट सीरीज। ध्यान से सुनना, इस सीरीज का जो सम होता है दैट इज a/1 - r। a क्या है? a आपका होता है फर्स्ट टर्म, दिस इज योर a, और r की बात आप लोगों ने निकाल ही ली थी, r इज इक्वल टू हाफ। सारे बच्चे जरा देखना, इसका जो सम आएगा 1 / 1 - 1/2, तो ये आ जाएगा 2। सारे बच्चे, क्या आपको ये बात क्लियर है? कन्वर्जेंट सीरीज, वेरी गुड, ठीक है। तो आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है, बस इतनी सी। सर इसमें तो बहुत सारी चीजें और बिल्कुल होती हैं, लेकिन वो फिजिक्स के लिए अभी आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। हमें देखो यार, एक चीज मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा, आप तैयारी कर रहे हो, कम से कम कॉम्प्लेक्सिटीज क्रिएट करिए, ठीक है। जितनी चीजें ये बताई हैं इस पर सवाल लगाइए, वहां अगर दिक्कत आए तो सोचिए, बिल्कुल सोचिए, कोई रुकावट नहीं। लेकिन अगर आप जबरदस्ती इसको कॉम्प्लिकेट करेंगे, सर ये भी बता दो, ये भी बता दो, हमें कम से कम लोड लेके चलना है, क्योंकि आगे चल के बहुत लोड हो रहेगा, ठीक है। तो कम से कम लोड से हमारा जिससे काम चलेगा, हम उसके बारे में बात करेंगे, क्लियर। जैसे अब इस सवाल को जरा देखना, ये सवाल आपका अगर देखें तो कोलिजन वाले चैप्टर में आएगा। सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन का सवाल है, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन का हमारे पास सवाल है, ठीक है। और एक अच्छा सवाल है, अगर आप देखें तो ये जेईई मेंस से ऊपर लेवल या जेईई मेंस की टफ कैटेगरी में आएगा, या एडवांस के इजी लेवल में आपको, या मीडियम लेवल के सवाल में मिलेगा। मान लीजिए कि मेरे पास इस टाइप से टर्म है, mu है, 2mu है, 2m² है, 2me³ है। हमें इसका सम निकालना है। सारे बच्चे एक बार सम निकालने की कोशिश करें, ठीक है। ऐसे आपको मिलेगा। सर इनफिनाइट कैसे आया? अरे पागल बच्चे, 1 है, 2 है, 4 है, हर टर्म तो बढ़ता जा रहा है, फिर 1 लाख होगा, फिर 2 लाख होगा, फिर 4 लाख होगा, ऐसे बढ़ता हुआ जाएगा। तू अगर इनफिनाइट टर्म्स लेगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा यार, कैसी बात कर रहा है? हर दिन ध्यान सुन, मैं तेरे को 1 रुपए दे रहा हूं, फिर 2 रुपए दे रहा हूं, फिर 4 रुपए, बढ़ाता जा रहा हूं, और इन्फिनाइट बार दूंगा तो इन्फिनाइट टर्म्स की वजह से इन्फिनाइट हो जाएगा। सारे बच्चे यस यस। जो ई है, अब देखो आप ड्रॉपर्स के बच्चे हैं, ठीक है। ई हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है, ये बाद में आएगा। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, और यहां पर, ठीक है। सर ये क्या होता है? अगर आपको नहीं पता, ई की वैल्यू इज लेस देन 1, ये 1 से हमारे पास छोटा है, ठीक है। अब हमें यहां पर जोड़ना है, चलिए भाई, वेरी गुड, ठीक है। ये मैंने आपको टर्म्स दे दिए हैं। अब ये टर्म्स आएंगे कैसे, वो सेंटर ऑफ मास में सीखेंगे, लेकिन जोड़ना तो आज हम लोग सीख सकते हैं। तो अगर मान लीजिए मेरे को इसका सम निकालना है, तो एक mu हो गया, एक 2mu हो गया, एक 2me² हो गया, और एक 2me³ हो गया, फिर आएगा 2me⁴ हो जाएगा, एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी।
वेरी गुड, वेरी गुड सर। ये फॉर्मूला डाइवर्जेंट बिल्कुल नहीं यार, डाइवर्जेंट मतलब क्या है, टर्म्स बढ़ते हुए जा रहे हैं। अब बहुत दूर चले जाओगे, बहुत बड़े टर्म्स की बात करोगे तो बड़ी बड़ी वैल्यूज हो जाएंगी, इन्फिनाइट तक चला जाएगा। ठीक है, इसको कैसे जोड़े, इसको कैसे जोड़े? अब कई बच्चे कहेंगे कि सर यहां पर इधर से लेके इधर तक तो आप 2e का मल्टीपल था, फिर यहां से यहां e का था, फिर यहां से यहां e का था, फिर यहां से यहां e का था, ऐसे चल रहा है। तो कई बच्चों को शायद यहां पर दिक्कत आए, तो जरा ध्यान से देखो, जुगाड़ू बनिए मैथ्स में। अगर मैं यहां से mu कॉमन ले लूं, सबसे पहले तो mu कॉमन ले लीजिए, तो यहां 1 बचेगा, यहां पर 2e बचेगा, यहां 2e स्क्वायर बचेगा, यहां 2e क्यूब बचेगा, यहां 2e की पावर 4 बचेगा, एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। जरा देखा जाए कितने बच्चे सही से कर पाते। ठीक है, वेरी गुड। अब जुगाड़ू बनिए। देखिए यार, यहां से लेके यहां तक तो कोई रेशियो नहीं है, लेकिन इधर तो रेशियो है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं, ये 1 को मैं ऐसे कर लेता हूं, इधर से 2e कॉमन ले लूं। जैसे ही मैं इधर से 2e कॉमन लूंगा, ये बन जाएगा 1, फिर ये बनेगा e, फिर ये बनेगा e स्क्वायर, फिर ये बनेगा e क्यूब, फिर ये बनेगा e की पावर 4, एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। वेरी गुड बेटा, कई सारे बच्चे कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर आप अगर देखें तो ये आ जाएगा बेटा 1 + 2e। अब ये तो जीपी है बेटा, दिस इज योर जीपी सीरीज, है ना। हर बार फर्स्ट टर्म a की वैल्यू आपके लिए 1 है और रेशियो आपका e है। तो अगर मैं यहां पे सम की बात करूं तो a/r, तो 1 / 1 - e हमारे पास होगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और अब एलसीएम ले लीजिए, तो ये आ जाएगा बेटा mu × 1 + 2e / 1 - e था। अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा बेटा mu × 1 + e 1 - e, ठीक है, प्लस 2e / 1 + e, ये आ जाएगा। अगर आप देखें किस किस का यही आंसर आ रहा है, mu × 1 + e / 1 - e, किस किस का आंसर यही आ रहा है? एक बार दिल बना दीजिए, किस किस का आंसर यही आ रहा है? वेरी गुड। मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। ये टर्म्स कहां से आए? ये आएंगे सेंटर ऑफ मास के चैप्टर में दोबारा। लेकिन अब बात यह है कि वहां पर तुम मैथ्स सीखोगे या फिजिक्स सीखोगे? मैथ्स को एटलीस्ट पहले थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लो। ये टर्म्स जो है, मैंने कहा इनको जोड़ दो। तो जब आपको जोड़ना है तो आप देखिए, यहां से लेके यहां तक आओगे तो आपको 2e से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर यहां से यहां जा रहे हो तो e से मल्टीप्लाई, यहां से यहां e से मल्टीप्लाई, यहां से यहां e से मल्टीप्लाई। तो ये वाला टर्म इस सीरीज से हटा लिया जाए तो ज्यादा बेटर है। तो देखना, 1 को हम लोगों ने यहां रखा है, फिर 2e स्क्वायर, 2e क्यूब, सारे बच्चे एक बार दिल बनाइए, 2e क्यूब एंड सो ऑन। मैंने कहा कि अगर मैं यहां से भी 2e कॉमन ले लूं तो यहां क्या बनेगा? 1, यहां बनेगा e, यहां e स्क्वायर, e क्यूब, ये तो जीपी सीरीज आ गई। तो a/1 - r लगाया, आंसर निकाला। अब आप ये देखेंगे बाद में जाके ये टर्म्स मैं निकलवाना सिखाऊंगा, ये आपको इरोडोव में भी मिलेगा। एक अच्छा सवाल करने के लिए आपको एक अच्छी मैथमेटिक्स और अच्छी फिजिक्स आनी चाहिए। स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको जोड़ेंगे। क्लियर? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ई की वैल्यू हमेशा <1 होती है। कोलिजन में आप सीख लेंगे बेटा, इतना घबराइए मत, मैंने बता दिया, चुपचाप लगाइए। अगला सवाल, अगला सवाल फिर से वही है, हमारे पास इसका सम जोड़ना है। हमारे पास e की वैल्यू इज <1। दिस इज अवर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, ये है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और e की वैल्यू बेटा आपके लिए <1 है। ठीक है, इस सभी को जोड़ना है। हाँ, जिनको समझ नहीं आ रहा बेटा आप थोड़ी सी स्पीड बनाइए। ठीक है, जिनको समझ आ रहा है वो बता ही रहे हैं। ठीक है बेटा, आप ये मत सोच के ड्रॉप लीजिए कि आपको कुछ नहीं मिला है तो आप ड्रॉप लेके कुछ कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, एक माइंडसेट चाहिए होता है ड्रॉपर का, और ये हर साल फाइट करना पड़ता है। ठीक है, हमें भी और आपको भी। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो खतरनाक हो या कुछ नहीं हो। ठीक है, एक ड्रॉपर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप एटलीस्ट, आपको अगर कोई नई चीज मिल रही है तो आप थोड़ा सा और सोचोगे रेदर देन रोने से। ठीक है, आइए, मैंने आपको कुछ टर्म्स दे दी है, इसको जोड़ना है। ये है h, फिर है e स्क्वायर h, फिर है e की पावर 4h, फिर है हमारे पास e की पावर 6h, एंड सो ऑन
हमारे पास अप टू इंफिनिटी। इन सबको हमें जोड़ना है, इसका सम निकालना है। अब e की वैल्यू लेस देन 1 है, वेरी गुड बेटा, ठीक है। e की वैल्यू अगर हमारे पास लेस देन 1 है तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, पहले तो एक बार h कॉमन ले लीजिए। जैसे आप h कॉमन लेंगे 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस ई की पावर 4 प्लस ई की पावर 6 प्लस ई की पावर 8 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, आपको कुछ ऐसा दिखेगा। वेरी गुड बेटा, जो रो रहे हैं ना कि नहीं समझ आ रहा, देख लो सामने। अब अगर आप इस सीरीज को देखें, ये नंबर की कुछ ऐसी सीरीज है, e की वैल्यू लेस देन 1 है तो छोटे होते जा रहे हैं टर्म्स। अब आप देखें तो दिस इज योर फर्स्ट टर्म, और यहां से लेके यहां तक जाने के लिए आपने ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा, फिर ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा, फिर ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा, फिर ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा, तो रेशियो आपका आ जाएगा हमारे पास ई स्क्वायर। और ये इन्फिनाइट जीपी है तो आप यहां पे कहेंगे h इंटू फर्स्ट टर्म 1 अपॉन 1 माइनस आर, तो ये आएगा आपका आंसर h अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। किस किस का ये आंसर आ गया भैया? बहुत सारे बच्चे आ गए, जरा थम्स अप करके बताना किस किस का ये आ गया। अब ये सवाल कोलिजन में है कि अगर एक बॉल को अगर आप छोड़ते हैं तो टकराएगा, फिर ई स्क्वायर एच उठेगा, फिर टकराएगा, फिर ई स्क्वायर एच उठेगा, तो हमें डिस्टेंस निकालने में यह मदद करता है। तो अब आपको जोड़ना तो आना चाहिए। सारे बच्चे जल्दी से बताइए। वेरी गुड। इसमें आपको यह नहीं सोचना ये कहां से आया, उसको मैं सिखाऊंगा विद टाइम। ये चीज तो आप करें कम से कम। जोड़ने के लिए बोला है, जोड़िए और जुगाड़ मारिए। अगला सवाल अब आपके सामने है जेईई मेंस का, ठीक है। फिजिक्स वाला पार्ट मैं समझाऊंगा, मैथमेटिकल वाला पार्ट आप समझिएगा, ठीक है। सारे बच्चे जरा दिखाना। वेरी गुड। अब फिजिक्स वाला पार्ट मैं समझाऊंगा, ध्यान सुनो। आपको है कि सर मैंने तो नहीं पढ़ी है, तो मत कर भाई, तू बस जोड़ लियो। फिजिक्स वाला पार्ट मैं करूंगा, कैलकुलेशन आप करेंगे, ठीक है। अब जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो स्टूडेंट करेगा। क्योंकि हमें बेसिक मैथ्स में कैलकुलेशन को देखना है कि वो किस प्रकार से हमारे सामने सवाल आता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको पोल दे देता हूं, जो खुद से करना चाहे खुद से करेंगे। इन्फिनाइट नंबर ऑफ बॉडीज, देखो सवाल कैसे घुमाते हैं। ईच ऑफ मास 2 kg आर सिचुएटेड ऑन एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस। अब इन्होंने क्या बोला है, सवाल को जरा ड्रॉ करें कि बहुत सारे पार्टिकल हैं, ये x इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब कहां रखा है, एक तो x इक्वल टू 1 पर रखा है, एक x इक्वल टू 2 पर रखा है, एक x इक्वल टू 4 पर रखा है, एक x इक्वल टू 8 पर रखा है, और ऐसे इन्फिनाइट पार्टिकल्स हैं मेरे अंडरपेंटर, ठीक है, रिस्पेक्टिवली फ्रॉम ओरिजिन। यहां पर कितने कितने पार्टिकल है, कितने कितने मास के, 2 kg, यहां पर हमारे पास 2 kg, यहां पर हमारे पास 2 kg, यहां पर हमारे पास हर जगह 2 kg के पार्टिकल्स हैं अप टू इंफिनिटी। द रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू दिस सिस्टम एट द ओरिजिन इज। वेरी गुड यार, ठीक है। सर ये ग्रेविटेशन में क्या था, बेटा देखो अब ड्रॉपर के बच्चे को ना इसी तरीके से पढ़ाया जाता है, मिक्सिंग से पढ़ाया जाता है। अब कोई बच्चा ये सोचे कि यार ये क्या हो रहा है, तो थोड़ी सी मदद मैं करूंगा, थोड़ी सी तेरे को उठना ही पड़ेगा। सारे बच्चे अब ग्रेविटेशन में सर पोटेंशियल याद नहीं है, तो वो मैं बता देता हूं। अगर एक कोई भी मास m है, इससे अगर आपको r दूर पर पोटेंशियल चाहिए, तो पोटेंशियल की वैल्यू होती है -gm डिवाइडेड बाय r, बस और कुछ नहीं, ठीक है। पोटेंशियल हमारे पास स्केलर है, तो डायरेक्शन वायरेक्शन कुछ देखना ही नहीं है, तो आसानी से हम लोग जोड़ सकते हैं। क्लियर, वेरी गुड। कई बच्चों का जवाब भी आ रहा है, तो जरा ये समझना, ये वाला पार्टिकल भी पोटेंशियल लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, सभी की वजह से टोटल पोटेंशियल चाहिए। अगर मेरे को टोटल पोटेंशियल चाहिए तो इसकी वजह से आएगा -g/2 डिवाइडेड बाय 1, वही फॉर्मूला लगा रहा हूं। इसकी वजह से आएगा -g/2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस है हमारे पास 2। इसकी वजह से आएगा -g/2 डिवाइडेड बाय 4। इसकी वजह से आएगा -g/2 डिवाइडेड बाय 8 माइनस एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। कर तो रहे हो तुम ट्राई, मुझे बस आपकी थोड़े से एफर्ट्स चाहिए, और कुछ क्लासेस के बाद आप देखना, आप ट्यून इन कर जाओगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर आप देखें तो -2g को अगर मैं कॉमन ले लूं तो फायदा है 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8
एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी आपको मिलेगा। और ये तो सीरीज हमारे पास जीपी सीरीज है मेरे एंटरप्रेन्योर। हाँ, ये तो हमारे पास एक जीपी सीरीज है ना। तो आप यहां पर इसका अगर लिखे तो -2g आपने बाहर लिया था और सम क्या होगा, a अपॉन 1 माइनस आर। ए है हमारे पास 1, ये है a, और r की बात करोगे हाफ, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2, तो यह आएगा -4g आपका आंसर। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा, डी ऑप्शन मेरे एंटरप्रेन्योर, डी ऑप्शन आपका आंसर आ रहा है। क्लियर, ये हमारे पास आंसर है। हाँ देखो, फैले है, रायता फैला है, रायता फैलाए हैं हमारे एंटरप्रेन्योर। ध्यान से सुनिए, मैं आपको क्या बता रहा हूं कि जो हमारे पास सीरीज है, उन्होंने बोला कि इस प्रकार से इन्फिनाइट पार्टिकल्स रखे हैं, ओरिजिन पर आप पोटेंशियल बताइए। तो मैंने आपको ये वाली इंफॉर्मेशन, ये फिजिक्स की है कि सर मेरे को पोटेंशियल का फॉर्मूला नहीं पता। मैंने कहा ठीक है नहीं पता तो वो मैं बता देता हूं, वो मैं बता देता हूं। -gm/r, जी ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, m मास है, r डिस्टेंस है। तो भाई यहां पे पोटेंशियल एक इसका होगा, एक इसका होगा, एक इसका होगा, एक इसका होगा, ऐसी सभी पार्टिकल्स का होगा। तो टोटल पोटेंशियल जोड़ दे भाई, और जोड़ेगा तो कांस्टेंट निकाल, देख सीरीज बनी, जोड़ के आंसर आया। क्लियर, सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मिलेगा, ग्रेविटेशन में मिलेगा, बहुत जगह पर मिलेगा। ठीक है सर, हमने बोर्ड पढ़ा है, तो गधे अपने प्रूफ क्यों दे रहा है कि तूने कुछ भी वो भी नहीं पढ़ा है। जब तेरे को पता है क्या प्रॉब्लम क्या है यार आप लोगों के साथ, मुझे लग रहा है मुझे चैट ही बंद करनी पड़ेगी। आपको क्या चाहिए, आपको 11th पढ़नी है, तो एक काम करो 2 साल के लिए ड्रॉप लो फिर, और आप 11th पढ़ो, अर्जुना ले लो। ठीक है भाई, ड्रॉपर्स को ऐसे ही पढ़ाया जाता है, मिक्स करके ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब तेरे को मैं मैथ्स के नंबर दूं, फिर जब तेरे को फिजिक्स का सवाल आएगा तो कहेगा सर ये कैसे होगा। अबे जीपी दिख नहीं रही है, तेरे को एक फॉर्मूला बता दिया, a अपॉन 1 माइनस आर। ए फर्स्ट टर्म है, आर रेशियो है। तेरे से अगर वो नहीं लग रहा तो तूने ड्रॉप क्यों लिया, फिर क्यों लिया। अब मैं बोल रहा हूं कि भाई थोड़ा सा तो टाइम दे। देखो वो टाइम भी नहीं देना टीचर को ना भाई, मेरे से सारे सवाल हो जाने चाहिए एक बारी में। किसने ये तेरे को बता दिया है। और मुझे लग रहा है अगर आप इस सोच के साथ आए हैं इस बैच में, तो मैं आपको बहुत मतलब पूरे टाइम पर डांटता रहूंगा। ठीक है भाई, ड्रॉप लिया है सीखने के लिए। अगर तेरे सामने मैं तेरे को नंबर लिख रहा हूं, तेरे को ये जोड़ने में नहीं आ रहा, सर ये कहां से लिखा, वो मैं बता रहा हूं, इक्वेशन दे दी, कम से कम ये स्टेप तो तू कर यार। ऐसे तो यार आप लोगों का बैच सही नहीं चलेगा फिर। ठीक है, ऐसे तो आपका बैच सही नहीं चलेगा। फिर वही है, बाद में आप बोलोगे ओ देखो इन्होंने ये नहीं कराया। भाई मेरे को सारी चीजें कराने के लिए आपका सपोर्ट चाहिए होता है। जब बच्चा एक्सेप्ट करे कि भाई सीरीज यूज कहां हो रही है, तो भाई मैं सवाल में दिखाऊंगा ना कि कहां यूज हो रही है। अभी मैक्सिमम मिनिमा कराऊंगा, पूरे साल में इतनी जगह पर मैक्सिमम मिनिमा आता है, फिर आप कहोगे सर मेरे को हिट नहीं करा मैक्सिमम मिनिमा। जब मैं पढ़ाऊंगा तभी तेरे को बताऊंगा कि कैसे यूज करना है। 11th क्लास के बच्चे को नहीं पता होता पोटेंशियल एनर्जी, नहीं पता होता न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल। तेरे को मैं अभी से बताते हुए चलूंगा, समझ रहा है। तो प्लीज बेटा थोड़ा सा आप सभी लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा यहां पर। अच्छा कंटेंट आपको तभी मिलेगा, मिक्स होके कंटेंट तभी मिलेगा जब आप पेशेंटली चीजों को सुनना स्टार्ट करें। ठीक है, अब जरा अगला सवाल देखिए। नहीं बेटा अभी चैट ऑफ नहीं, अभी तो इनको थोड़ा सा डांटना पड़ेगा। ये लोग अपने कंफर्ट जोन में बैठ के सोच रहे हैं कि मेरी तैयारी हो जाएगी। वही बात है, जो आपने 2 साल करा है, अगर उसी तरीके की तैयारी करनी है तो रिजल्ट भी वही लेके बैठ जाना फिर अगले साल। ठीक है, अगर आपको एक अच्छी रैंक चाहिए तो भैया अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। जिस प्रकार की आपने तैयारी करी है अब उससे काम नहीं चलेगा, कुछ नया करना पड़ेगा, ये आप समझिए। मेरे को चेंज मत करिए, ये साल आपने अपने आप को चेंज करने के लिए दिया था। ठीक है, तो प्लीज उठिए, सोचिए और करिए इसको। चलिए बेटा अगला सवाल, एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस ईच कैरिंग। देखो हमारे पास इन्फिनाइट चार्जेस है। ठीक है, हर चार्ज का, अब मुंह फुला के बैठ जाएंगे बच्चों, रे राजवंश सर ने डांट दिया। बेटा कुछ बार डांट ना तुम्हारे लिए जरूरी भी है। ठीक है, हमारे पास इन्फिनाइट चार्जेस हैं और हर चार्ज की जो वैल्यू है बेटा दैट इज 1 माइक्रोकूलम। अब सब ये क्या होता है, अरे 10⁻⁻⁶ कूलम, दिस इज कॉल्ड माइक्रोकूलम, आर प्लेस्ड ऑन दी वाई एक्सिस एट y इक्वल टू 1। देखो कैसे कैसे रखा है। ठीक है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, कहां कहां पर रखा है, y की वैल्यू 1 पर रखा है क्यू चार्ज,
फिर y की वैल्यू 2 पर रखा है q चार्ज, y की वैल्यू 4 पर रखा है q चार्ज, y की वैल्यू 8 पर रखा है q चार्ज, एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, इन्फिनाइट चार्जेस थे। यहां पे डॉट नहीं लगाया लेकिन समझ जाना। द टोटल फोर्स ऑन 1 कूलम, यहां पर आपने 1 कूलम का चार्ज रखा है, प्लेस्ड एट द ओरिजिन इज, जो फोर्स आ रहा है बेटा दैट इज x इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन, ये आया। ठीक है, द वैल्यू ऑफ x टू द नियरेस्ट इंटीजर इज, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, दर्जन कह रहा है। अब जरा ध्यान सुनो, सर मेरे को तो नहीं पता क्या करना होता है, तो एक काम कर, फिजिक्स मैं बता रहा हूं, कैलकुलेशन तू करियो, एक बार इक्वेशन दे दूं फिर तू करियो। इसमें आपको 12th क्लास का बहुत छोटा सा कंसेप्ट, अब मैंने तो सर बोर्ड लेवल पढ़ा, इतना तो पता ही होना चाहिए, फिर भी दो चार्जेस अगर हमारे पास है, एक है Q1 और एक है Q2, इनके बीच में अगर r डिस्टेंस है तो ये एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, कूलम फोर्स है ना, और इस फोर्स की वैल्यू होती है बेटा K Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर, इतना तो पता होगा। और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, यही होता है, गलत मत करना। तो भाई जरा देखो, जरा यहां पर देखो, ये वाला और ये वाला पॉजिटिव पॉजिटिव है, रिपेल करेगा, एक फोर्स आएगा। फिर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये एक और फोर्स आएगा। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, एक और फोर्स आएगा। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये एक और फोर्स आएगा। सारे फोर्सेस सेम डायरेक्शन में आएंगे, समझना। तो अगर मेरे को टोटल फोर्स चाहिए था मेरे अंडरपंटर, तो वो होगा K Q इंटू 1 कूलम, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, प्लस K Q इंटू 1 कूलम डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, प्लस K Q इंटू 1 कूलम डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर, प्लस K Q इंटू 1 कूलम डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर, अप टू इंफिनिटी। ये आएगा। सर ये कैसे करा, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, K Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर, तो K Q इंटू 1 कूलम, इसके बीच का डिस्टेंस है 1, इसके बीच का डिस्टेंस है 2, इसके बीच का डिस्टेंस है 4 एंड 8 एंड सो ऑन। वेरी गुड, बस हो तो गया यार हमारे पास। अगर आप K और Q को बाहर निकाल लें तो ये आपका क्या बनेगा, 1 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 16 प्लस 1 बाय 64 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। सारे बच्चे एक बार दिल बनाइए, अगर आपको यहां पर एक सीरीज बनती हुई दिखाई दे रही, देखिए हमारे पास एक ऐसी सीरीज आई कि फर्स्ट टर्म हमारे पास A की वैल्यू 1 है और R की वैल्यू अगर आप बात करें तो 1/4 है। इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करा तो यहां आया, इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करा तो यहां आया, इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करा तो यहां आया, तो बस हो तो गया सवाल। वेरी गुड, तो यह आएगा बेटा हमारे पास K Q A अपॉन 1 माइनस R, A की वैल्यू है 1 माइनस 1/4, ये आया। तो K की वैल्यू होती है बेटा 9 इंटू 10 की पावर 9, जेई मेंस वालों ने दे भी रखा है वैल्यू, ठीक है, और Q की वैल्यू थी 10⁻⁻⁶, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 3/4 इंटू 4/3, क्या आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 टाइम्स चला गया बेटा, तो 12 इंटू 10 की पावर 3, और क्वेश्चन में यही x इंटू 10 की पावर 3 था, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, 12। सारे बच्चे जरा बताना किस किस का मैच हो गया, दिल बनाओ। वेरी गुड, किस किस का ये मैच हो गया, जरा दिल बनाना, 12, ठीक है, वेरी गुड। अब बात ये है, मैं आपको ये क्यों बता रहा था, अगर मैं चाहता ना मैं आपको ये सीरीज जुड़वाता, पता क्या होता है, 11वीं क्लास के बच्चों को ये कराई जाती है, ठीक है, इस बार का 11वीं क्लास तो अच्छा है, उनको बस ये कराया जाएगा, तो आप लोग कर लोगे, अच्छा ये है तो यही फॉर्मूला लगाओगे, आंसर आ जाएगा। फिर आपको मैं ये सीरीज दे दूंगा, फिर आप कहूंगा कि भाई इनको जोड़ के दिखा दो, आप कहोगे अरे वाह मजा आ गया यार, बहुत सही पढ़ाया है। फिर मैं आपको ये सीरीज दे दूंगा तो आप जोड़ के खटाखट आंसर निकाल लोगे, खटाखट। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस मैथ्स को फिजिक्स में जब हम लोग यूज करते हैं तब एक गैप आ जाता है, और उस गैप को फिल करने के लिए आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं अभी आपको क्या बता रहा हूं,
फिजिक्स वाला पार्ट मैं तेरे को समझा रहा हूं कि भाई ये इक्वेशन तेरे को बस ये वाला स्टेप सॉल्व करना है। क्लियर? यस। तो मैथ्स बच्चों वाली मैथ्स नहीं करनी ना, अब हमें तो भाई फिजिक्स से रिलेट करके करनी पड़ेगी, तभी हम लोग ज्यादा सीख पाएंगे। नहीं तो वही पुराना वाला ये वाली चीज जोड़ के बता दो। 11वीं क्लास के बच्चे को ऐसे सिखाया जाता है, देख लेना नोट्स, आप अपने 11वीं क्लास के नोट्स देख लेना, ऐसे सिखाया जाएगा। आप ये चीज कर ले जाओगे, लेकिन जब फिजिक्स में आएगा ना वो चीज, जब फिजिक्स में आएगी वो चीज, तो दिक्कत आती है। तो दोनों चीजों को साथ लेके ही हमें सीखना है इस बार। क्लियर? लव यू बेटा। सर कहीं पर इन्फिनाइट नहीं लिखा, लो भाई, एक कह रहा है इन्फिनाइट नहीं लिखा, लो इन्फिनाइट नंबर्स रीड करना, ठीक है। सम ऑफ सीरीज ये था हमारे पास, इन्फिनाइट नंबर्स। सर 4/3 कहां से आ रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड, वी हैव ऑल दी साइंटिस्ट। चलो भाई एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, हमारे पास बच्चे कलम नहीं चलाएंगे, सचिन सर के लिए बड़ी दिक्कत आएगी। ये देख बेटा, KQ इंटू कलम चला ले, 1 डिवाइडेड बाय एलसीएम लेगा, ठीक है, तो 4 - 1/4 बनेगा। फिर आएगा बेटा KQ इंटू 1 डिवाइड बाय 3/4 आएगा। अब इतनी तो बात पता होगी, ये उल्टा होगा तो हमारे पास KQ इंटू हमारे पास 4/3 आ जाएगा। बेटा कलम मत चलाना, ना 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 ना, इंक खत्म हो जाएगा, बचा के रखिएगा, जब दादा बनेंगे तो अपने पोते को दीजिएगा। इसको सॉल्व कर लियो, कलम बचा ले बेटा, तू भी अपनी कलम बचा ले, वीरू सहस्त्र बुद्धि के जैसे। स्पेस में जब तू जाएगा तब चलाइयो, ठीक है। हाँ आ जाओ भाई। अब दूसरी चीज, बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है। बाइनोमियल एक्सपेंशन कभी कभार, जैसे ऐसे टर्म्स हमें ना कई बार मिल जाते हैं, ठीक है, कभी कभार हमें ऐसे टर्म्स मिल जाते हैं और इनकी कैलकुलेशन, अब किसी को मैं बोलूंगा ना भाई इसकी कैलकुलेशन करके बता दो, तो कहेंगे कैलकुलेटर बता दो, हम दे दो, हमको कर लेंगे। हमारे पास एक मैथमेटिकल अप्रोच है कि हम लोग, जैसे √0.96 आ गया, ठीक है, तो कभी कभार आपके पास कुछ मैथमेटिकल तरीके होते हैं जिससे आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन, इसकी भी एक सीरीज होती है, मैथमेटिकल एक सीरीज होती है। ये क्या कहता है कि 1, सारे बच्चे जरा देखना, 1 ± एनीथिंग, डब्बा बना रहा हूं, ठीक है, या x लिख देते हैं क्योंकि रटे हुए हैं, 1 ± x की पावर n। अगर आप कहीं पर भी देखें, इफ x इज स्मॉल, इफ x इज स्मॉल, अगर आपको x छोटा दिख रहा है तो आप ये चीज क्या कर सकते हैं, ये चीज आप 1 ± n इंटू x लिख सकते हैं। सबसे फेमस जगह कहां पर है जो आपने बाइनोमियल यूज करी है? सारे बच्चे मेरे को बताना, फेमस जगह। सर क्वेश्चन के लिए अलग कॉपी बनाए, पागल है क्या, मर जाएगा, कॉपी में लिखते रहे, हाईलाइट कर लियो। सबसे फेमस जगह आपने कहां यूज किया अपने सिलेबस में? रिकॉल करिए। अब लेट्स सी कि आप अपने सिलेबस को कितना अच्छे से रिकॉल कर पा रहे। बताइए भाई, ये क्या कह रहा है कि हमारे पास अगर x 1 ± कोई भी छोटी क्वांटिटी होती है तो ये पावर आपकी आगे आ जाएगी, nx के फॉर्म में लिख लेते हैं। ये आपने सबसे ज्यादा, वेरी गुड, सबसे बड़ा और सबसे फेमस एग्जांपल है, नो डाउट, थर्मल एक्सपेंशन में भी है और सबसे बड़ा है ग्रेविटेशन में, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर मैं पहले आपको बता देता हूं, ठीक है। अब ये बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, ग्रेविटेशन चैप्टर में आपने ये चीज देखी भी है और टीचर यूज करता है ग्रेविटेशन। कैसे कि अगर ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी हाइट होता था, ग्रेविटी एट द सरफेस इनटू r डिवाइडेड बाय r प्लस h का होल स्क्वायर, एक ये फॉर्मूला आता है। हाँ, हमारे पास थर्मो में भी होता है, इवन डाइपोल्स की ऑसिलेशंस में भी होता है, SHM में भी होता है, बहुत जगह यूज करेंगे, लेकिन सबसे स्टैंडर्ड मैं बता रहा हूं, ठीक है। आपको यह होना चाहिए कि यार बाइनोमियल हम पढ़ा तो दिया सर ने, यूज कहां करूंगा मैं, बहुत जगह यूज होगा। जरा ये समझना, ग्रेविटेशन में वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में सीखते हैं, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद हाइट
और आपको भी पता है जेईई मेंस इस फॉर्मूले को कितना पूछ चुका है, हद से ज्यादा पूछ चुका है ना। वेरी गुड। अब इसको भी हम लोग करेंगे। ये क्या कह रहा है जरा समझना। जैसे मान लीजिए 1.02 की पावर 10 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं 1 प्लस 0.02 की पावर 10। बाइनोमियल क्या कह रहा है जरा समझना। अगर 1 प्लस एनीथिंग, कुछ भी अगर हमारे पास छोटा है, स्मॉल है, तो मैं अप्रोक्सीमेशन लगा सकता हूं कि ये पावर हमारे पास आगे आ जाए। तो अगले स्टेप में आप क्या कर सकते हैं बेटा, अगले स्टेप में आप कह सकते हैं 1 प्लस 10 इंटू 0.02 आप कह सकते हैं। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 0.2, तो दैट इज इक्वल टू 1.2 हमारा आंसर होगा। ये अप्रोक्सीमेटेड है बेटा, एग्जैक्टली नहीं आएगा, लेकिन 1.2 के आसपास आपको अपना आंसर मिलेगा। यहां पे अप्रोक्सीमेटेड कर लेना, ठीक है, क्लियर। 1.2 हमारे पास आंसर होगा। अभी इस पर भी आते हैं, जरा देखना, क्लियर, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, ठीक है। अगला है 1.005 का क्यूब निकालना है। तो आप अपनी आसानी के लिए क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख लीजिए 1 प्लस 0.005 का होल क्यूब। अगर आपको कहीं पर भी ऐसे दिखे 1 प्लस या माइनस कुछ भी ऐसी वेरी स्मॉल, तो आप यहां पर इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। कैसे? पावर को आगे लाके, ठीक है। ये वाली पावर आप आगे ले आइए, तो ये हमारा आंसर कितना बनेगा 1 प्लस हमारे पास 3 इंटू 0.005, तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 1.015 हमारा आंसर होगा। अप्रोक्सीमेटेड आंसर आप लिख सकते हैं, क्लियर, वेरी गुड। सर मैंने स्मॉल हाइट वाला फॉर्मूला याद किया था, वेरी गुड, मुझे पता है। ये 2009 के एआई ट्रिपली का एक, जब आप जो आपका जेईई मेंस होता है, वो मेरा हमारे टाइम पे एआई ट्रिपली होता था 2009 में। पर्सनली मैंने भी यही गलती करी थी, क्योंकि जब हम लोग बुक्स में पढ़ते तो फाइनल रिजल्ट्स याद कर लेते हैं। जब आपकी हाइट ज्यादा होती है तब ये फॉर्मूला लगता है, स्मॉल हाइट्स पर दूसरा 1 - 2h/r का फॉर्मूला लगता था। किस किसने कहीं ना कहीं ये गलती करी है? यस यस राजपूनिया बेटा, अब ये चीज छोड़ दो, समय जा चुका है, प्लीज पढ़ लो, ठीक है, प्लीज पढ़ लीजिए, ठीक है। ये सब काम आप पे शोभा भी नहीं देते हैं, ठीक है, आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, प्लीज पढ़ लीजिए सारे बच्चे। हाँ बेटा राजपुनिया हो गया, ठीक है, पढ़ ले। सलीम सर से ही पढ़ के बच्चे आगे निकल जाएंगे, तू ही रह जाएगा, ठीक है। तो प्लीज पढ़ ले, जहां से भी पढ़ना है पढ़ ले, ठीक है, पढ़ ले। यस, कई बच्चों से ये गलतियां हुई होंगी, ठीक है, कई बच्चों से गलतियां हुई होंगी, तो जरा यहां पर ध्यान समझना, ठीक है। ये क्लास 11 में ग्रेविटेशन का ही एक पार्ट है, ठीक है, ग्रेविटेशन का ही एक पार्ट है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी हाइट होती है, दैट इज GS इंटू R डिवाइडेड बाय R प्लस H का होल स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। फॉर स्मॉल हाइट के लिए आप अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो, फॉर स्मॉल हाइट H, ठीक है। अगर आपकी स्मॉल हाइट है, ये कौन सा फॉर्मूला है जरा याद करना, कि अगर मान लीजिए ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है, सरफेस पर आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी GS है, आप किसी हाइट H पर गए तो ये हो गया है GH। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी करती है, तो फॉर्मूला ये, क्लियर बेटा। प्लीज ये सब काम मत करो। कौन है ये? समायक भगत, बेटा पढ़ ले यार, ठीक है, कुछ नहीं जाता इन सब चीजों से, प्लीज पढ़ लो, ठीक है। मैं आपको ना एक, चलो अभी नहीं, तो आप इसको यहां पर कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि सीरियस बच्चे भी हैं। तो GH की अगर आप बात करेंगे बेटा, तो ये आएगा GS। अब ये नहीं कि सर स्मॉल हाइट में अगर आप डालूंगा तो कैलकुलेशन, आप इसको आसान फॉर्म में कर सकते हैं। अगर देखो, अगर मैं यहां से R कॉमन ले लूं डिनोमिनेटर में से, तो आपके लिए क्या हो जाएगा बेटा 1 प्लस H/R आपको मिलेगा, ठीक है, द होल स्क्वायर। अगर आप नोटिस करें तो ये R और R तो कैंसिल आउट हो गया, H मेरे पास स्मॉल है, तो जरा समझना GH की वैल्यू आपके लिए क्या आएगी, GH की वैल्यू आती है GS इंटू, इसको ऊपर ले जाओगे तो 1 प्लस H/R की पावर -2 आपको मिलेगा,
है ना? वेरी गुड, ये मिलेगा बेटा। अब जब मेरे पास हाइट छोटी है और आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ मेरे अंडरपेंटर, सारे बच्चे एक बार दिल बनाइए कि अगर हाइट तो पहले से ही छोटी और रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, तो ये वाली जो चीज है दैट इज वेरी स्मॉल। ये स्मॉल हाइट पर ये वाला फ्रैक्शन हमारे पास बहुत छोटा होता है, तभी आप सभी लोगों ने ये फॉर्मूला ऐसे कन्वर्ट होते हुए देखा होगा, दैट इज ग्रेविटी एट द सरफेस, और ये पावर आगे आ जाएगी 1 - 2h/r। ठीक है? अब बच्चों से गलती क्या होती है, ये इस वाले फॉर्मूले को याद ही नहीं करते। सर क्या ये कंसेप्ट बाद में भी सिखाएंगे? बिल्कुल, लेकिन इस पर इतना फोकस नहीं करूंगा। मैं सीधे कहूंगा देखो पावर -2 आ गई, क्योंकि बाइनोमियल हम लोगों ने बेसिक मैथ्स में पढ़ा है। लेकिन मैं आपको ये दिखा रहा हूं, हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन या बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार ये हमारी कैलकुलेशन को आसान करता है। क्लियर? यस, क्लियर, वेरी गुड। तो ये वाला आपका स्मॉल हाइट के लिए फॉर्मूला, क्योंकि आपने इसको अप्रोक्सीमेशन लगाया है, दिस इज फॉर वैलिड ओनली फॉर, ध्यान सुनना, वैलिड ओनली फॉर स्मॉल हाइट्स, वैलिड ओनली फॉर स्मॉल हाइट्स, तभी वैलिड होता है। और ये वाला फॉर्मूला आपके बड़े हाइट्स या ऑल हाइट्स के लिए वैलिड है, बस कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। ये ओनली वैलिड फॉर स्मॉल हाइट्स। क्लियर? यस, क्लियर, वेरी गुड। तो अगला जैसे एक सवाल है, √0.96 की वैल्यू सारे बच्चे जरा एक बार निकालेंगे। ठीक है सर, ये फिजिक्स में आएगा क्या? बेटा कई जगह पर तेरे को रूट लेना पड़ सकता है आंसर के अप्रोक्सीमेशन करने के लिए, तो तेरे को ये बात पता होनी चाहिए कि हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट आउट करें। चलिए जल्दी। सर इतना बेसिक क्यों? बेटा सवाल पूछते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड वैल्यू ऑफ √0.96। तो मैंने कहा यार रूट मतलब पावर हाफ, तो मैं इसको लिख सकता हूं 0.96 की पावर हाफ। ठीक है? हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो जब से मैंने गलती किया है तब से मैं डिराइव कर लेता हूं, मुझे पता है, क्योंकि ये वाली चीजें गलती होती, तो इसको अभी से ध्यान रखेंगे और पूरे सिलेबस में ध्यान रखेंगे। ये आया। सर अब कैसे निकालें? तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1 - 0.04 की पावर हाफ? कोई गलत बात तो नहीं है? और जब आप देखें कि बेटा 1 में प्लस माइनस कुछ भी हो, ये वाली चीज जब हमारे पास स्मॉल है, तो मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकता हूं। आंसर आ रहा है, वेरी गुड। तो आपका ये वाला पावर आगे आ जाएगा, तो आंसर क्या बनेगा? 1 - हाफ ऑफ 0.04, तो ये आएगा बेटा 1 - 0.02, तो आएगा बेटा 0.98 आपका आंसर होगा। ठीक है? तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है बेटा? बी ऑप्शन, दैट इज गोइंग टू बी आवर आंसर। कौन सा ऑप्शन आएगा? बी ऑप्शन आपका यहां पर आंसर होगा। यहां पर भी हमारे ससुरे पौ पौ कर रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड, बी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। तो कई बार यह आपको मदद भी करता है। ठीक है, अब आते हैं ध्यान से। सर 0.04 कैसे हुआ? भाई 0.96 1 में से 0.04 घटाएगा तभी तो 0.96 बचेगा। ये लिखने का तरीका सोचना पड़ेगा ना तेरे को। ठीक है, अब तेरे को ये चाहिए कि 0.04 कैसे हुआ, तो बेटा 1 में से घटाने के बाद ये आता है। चलो, हाई लेवल डाउट मैंने बता दिया है। यस, कहानी हमारे पास अब आएगी स्लोप और ग्राफ्स की। ठीक है, स्लोप्स और ग्राफ की। सारे बच्चे जरा ध्यान से समझना। किस किसने स्लोप के बारे में बिल्कुल सुना ही नहीं है? सर बड़ा कैसे हो गया? वाह 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 वाह। ठीक है बेटा, बेटा 1 से छोटी क्वांटिटी का रूट ले रहा था ना तू, इसलिए। ठीक है, जल्दी से बताइए। विकास उपाध्याय, ओ माय गॉड। चलिए बेटा, ये अप्रोक्सीमेटेड है ना, ये आपने अप्रोक्सीमेशन लगाया है। ठीक है, तो 0.98 आप अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू बता सकते हैं। किस किसने सुना ही नहीं है? अबे झूठ तो मत बोलो यार, किसने बोल दिया तुम्हें ड्रॉप लेने के लिए? फिर तुम्हें विद्या का समय, अगर तुमने सुना ही नहीं है। बाप रे,
बेटा ओह, हमको निकाल दियो उस बैच से, प्लीज मेल डाल दियो यार। हाँ वैसे तो ये हो सकता है कि सुना ही ना हो, कि जिसको 0.96 में, तुमने तो बेटा मैथ्स का 1 2 भी नहीं सुना है, फिर तो समझ 0.96 निकालने के लिए 1 माइनस 0.04 करना होगा, वो पूछ रहा है अगर, तो ऑब्वियस ही बात है स्लोप का ही सुना होगा। चलिए ठीक है, हाँ आइए आइए आइए। अरे दादा आलिस वेल करने से भी नहीं हो पाएगा लगता। चलिए भाई, अब सारे बच्चे जरा ध्यान सुनना, हम स्लोप के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। अगला चैप्टर हमारे पास काइनेमेटिक्स आएगा, मोशन इन 1D, तो वहां पर स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ एटी ग्राफ, ये सारी चीजें आएंगी, तो ध्यान से सुनना इस चीज को। ये अभी तुम सचिन सर की क्लास में क्या करते होगे यार, है? इसका पोल करा लेते हैं, किसने नहीं सुना है वो थम्स अप करेंगे। नहीं सुना, वैसे 30% हो सकते हैं नहीं सुना है, ठीक है, वो थम्स अप करना जरा। चलो भाई देख लेते हैं, कंपटीशन कम है बच्चा कह रहा है। भैया दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं हमारे लिए। अरे यार तुम मैथ्स में कैसे करोगे सर, इंप्रूवमेंट की भी तैयारी होगी ना अभी तो। बेटा इंप्रूवमेंट कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, कर थोड़ा ना रहे हो तुम, बस इतना सुन लेते फिर स्टार्ट करते। बाप रे बाप, हाँ जरा देखा जाए हमारे पास हाई लेवल साइंटिस्ट प्रयास 2.0 में कौन कौन है। 30% बोला था ना, ये फिक्स होते हैं, और मैं बता रहा हूं अभी ये कहेंगे कि सर आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे। चलिए कोई नहीं, हम तो हैं ही खराब टीचर, क्या करें, आ जाओ 30%। चलिए भाई पहली बार सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा एटलीस्ट। अब सारे बच्चे जरा समझना, स्लोप ऑफ द लाइन बेसिक, अब इसमें कई बच्चे हिंदी माध्यम के भी होते हैं, फिर कहेंगे स्टीपनेस क्या होता है। बेसिकली एक लाइन की स्टीपनेस के बारे में, स्टीपनेस ऑफ लाइन बेसिकली हमारे पास होती है स्लोप के बारे में, ठीक है। सर स्टीपनेस क्या है, ढलान, DHALAAN, ढलान। जैसे मान लो यार कि आप एक रैंप पर से उतर रहे हो, साइकिल लेके उतर रहे हो, एक रैंप ये है, ठीक है, और एक रैंप आपका ये, ठीक है, एक रैंप आपका ये है, एक रैंप आपका ये। आप अपनी साइकिल लेके यहां से उतर रहे हो, ठीक है, इस पे से साइकिल लेके उतर रहे हो। अब जरा यहां पर समझना कि इस वाली साइकिल जब आप लेके यहां से उतरोगे और यहां से उतरोगे, किसमें ज्यादा ढलान लगेगी, जैसे लगेगा भाई गिर जाऊंगा नीचे, पहले वाले केस में या दूसरे वाले केस में। सारे बच्चे पहले वाला केस या दूसरा वाला केस, पहले ढलान को समझिए, स्टीपनेस को समझिए। आप एक ऐसा रैंप है जो बिल्कुल नीचे जा रहा है और एक ऐसे आराम से जा रहा है, तो किसमें ढलान ज्यादा है, स्टीपनेस ज्यादा है। हाँ सर हिंदी से ही है, दिक्कत यही है बेटा, तो हिंदी वाला बैच लेना यार, फिर अब तू तंग करेगा कि सर समझ नहीं आ रहा। हाँ पहला, क्योंकि मैं इंग्लिश के टर्म्स यूज करूंगा ना, फिर हिंदी प्रयास लेना चाहिए था तेरे को। अब तेरे को पहाड़ चढ़ना है, ये तो उतरने की बात थी, तुम्हें समझ आया ढलान हमारे पास क्या है। मान ली एक पहाड़ ऐसा है, ठीक है, और एक पहाड़ ऐसा है, ठीक है, किसमें मतलब ये बोलो कि स्टीपनेस ज्यादा है, ढलान ज्यादा, भाई चढ़ने में ज्यादा मेहनत लगेगी। सारे बच्चे जरा सोच के बताओ, अगर एक पहाड़ तेरा ऐसा है और एक पहाड़ तेरा ऐसा है, अगर तेरे को इस पे चढ़ने के लिए मैं बोलूंगा तो ये कंपैरेटिवली आसान है, लेकिन अगर इस पर चढ़ने के लिए अगर मैं बात बोलूंगा तो ये कंपैरेटिवली मुश्किल है। इसकी स्लोप ज्यादा है, स्टीपनेस ज्यादा है, अगर आप देखें इसकी ढलान बहुत ज्यादा है भाई। तो हमारे लिए स्लोप बेसिकली किसके बारे में बता रहा होता है, स्टीपनेस के बारे में बता रहा है कि एक लाइन कितनी ज्यादा इंक्लाइन है। जैसे एग्जांपल के, चलो अभी देखते हैं, ठीक है, हिंदी में भी लिख देते हैं यहां पर, हिंदी मतलब ऐसे इंग्लिश में, लाइन कितनी ज्यादा इंक्लाइन है, लाइन कितनी ज्यादा इंक्लाइन है, इंक्लाइंड है विद एक्स एक्सिस, विद
एक्स एक्सिस, उसी को आप क्या कहते हैं, अपना स्लोप कहते हैं बेटा, उसी को आप अपना क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। ठीक है, क्लियर। अब जरा यहां पर ध्यान सुनना, स्लोप का फॉर्मूला हमारे पास आया कहां से। ठीक है, इसको मैं पहले काली पुताई कर दें, यहां पे अब बेसिक से ही पढ़ाना पड़ेगा बिल्कुल। ठीक है, जरा ध्यान सुनना, स्लोप इज डिफाइंड एज, 11वीं क्लास में आपको बताया जाता है, ठीक है, राइज डिवाइडेड बाय रन। सर ये क्या है, समझ, अगर मान ले, ठीक है, अगर मान ले ये एक लाइन थी, ठीक है, तू किसी x1 पोजीशन पर खड़ा है, तू किसी x1 पोजीशन पर खड़ा है, तो ये पोजीशन है तेरा y1, ठीक है, फिर तू किसी x2 पोजीशन पर चला गया, तो तेरी हाइट यहां पर हो गई है y2। तो सारे बच्चे जरा समझना, तूने चला कितना बेटा, ये तेरा वो है रन, तू कितना रन करा, ये है, एंड दैट इज इक्वल टू x2 माइनस x1, और इसकी वजह से तेरा राइज कितना आया है, दिस इज योर राइज एंड दिस इज योर y2 माइनस y1। क्लियर, हाँ, वेरी गुड। तो अगर देखा जाए स्लोप हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं कि अगर तेरा x में चेंज हुआ, x2 माइनस x1 x में चेंज हुआ, तो हाइट में कितना इंक्रीज हुआ, इसी को हम लोग स्लोप कहते हैं। सारे बच्चे लिखते चलिएगा साथ साथ, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्लोप, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्लोप। क्लियर, वेरी गुड। लाइन की अगर आपने इक्वेशन भी पढ़ी होगी तो वहां पर भी आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। अब दूसरी बात, सारे बच्चे बताना, इस ट्राइंगल में अगर मैं ये वाला एंगल थीटा ले लूं, ठीक है, तो क्या tan थीटा की वैल्यू आप सभी लोग निकाल पा रहे हैं? सारे बच्चे मेरे को बताइए, हाँ या ना में बस इतना बता दो। अगर मैं इसी ट्राइंगल में थीटा, इस वाले एंगल को मैं अगर थीटा ले लूं, तो क्या आपको यह बात समझ आ रही है कि यहां पर tan थीटा की वैल्यू आप निकाल पा रहे हैं? ये भी वही आएगी, tan थीटा इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। वेरी गुड। स्लोप की डेफिनेशन होती है कि आपका y में कितना राइज हुआ और आप x में कितना रन करे, कितना x में चले, दिस इज स्लोप। अब मैथमेटिक्स वाले सर के पास गए, हमने कहा कि सर ये तो हमारे लिए स्लोप थी, इसको और किसी तरीके से बता सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि देखो सर, ये है y2 माइनस y1, ये है x2 माइनस x1, तो ये वाला जो आपका एंगल है, इसके हिसाब से ये वाला, इसका अगर आप tan थीटा लोगे तो वही आपका स्लोप है, और इसको हम लोग कई जगह पर स्मॉल m से भी डिनोट कर देते हैं। क्लियर, हाँ, इसको भी हम लोग स्मॉल m से डिनोट कर देते हैं। अब मेरे को, मेरे पगलेट अंटर ये बताना कि ये वाला एंगल कितना होगा, जरा ये बताना। अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूं तो ये वाला एंगल हमारे पास कितना होगा? सारे बच्चे जल्दी से बताइए, ये वाला एंगल कितना होगा? वेरी गुड। बेसिक से ले जा रहा हूं, इससे नीचे कुछ भी नहीं है, खोदोगे सिर्फ गटर मिलेगा और कुछ नहीं है। ठीक है, किसी काम का नहीं है वो। जरा मेरे को ये बताना कि हमारे पास, ठीक है, ये वाला एंगल कितना होगा? हाँ, 0 कह रहा है बेटा, कोहनी मार दूंगा मुंह में, थीटा ही होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल एक लाइन के लिए, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, ये दोनों लाइन हमारे पास एक्स एक्सिस और ये पैरेलल है, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा थीटा। क्लियर, वेरी गुड। अब जब हमारे पास ये स्टेटमेंट आई, इसी के बाद स्लोप की 11वीं क्लास के बच्चों के लिए जरा सुनना। स्लोप ऑफ लाइन हमारे पास क्या है? इट इज द टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड, टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड by the line with positive x-axis, with positive x-axis in anti-clockwise direction, in anti-clockwise direction। ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है, ये मैथ्स वालों ने मदद कर दिया हमें। फिर हम लोगों ने जब ये देखा कि स्लोप एक्चुअली में है क्या, इस स्टेटमेंट को समझा रहा हूं, ठीक है, इस स्टेटमेंट को समझा रहा हूं कि अगर आपसे कोई बोले कि भाई एक लाइन की स्लोप क्या होएगी, ठीक है, ध्यान से देखना। तो लाइन कैसी भी हो, मान लीजिए एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, ठीक है, और एक लाइन ऐसे। सारे बच्चे इस डायग्राम को बनाएंगे, ठीक है,
सारे बच्चे इस डायग्राम को बनाएंगे, जरा देखना। लाइन आपकी कैसी भी हो, स्लोप कैसे डिफाइंड है, ठीक है। ये लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, जरा ध्यान से देखना, ये वाली लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ, ये पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन हुई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी एंगल लिया, ये वाला आप एंगल लें, ठीक है। इस थीटा का अगर आपको इसका स्लोप निकालना था तो ये होगा tan थीटा। सारे बच्चे समझिए, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लाइन ने इसको यहां कट करा बेटा, तो इधर से पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली होगी। इधर से आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाइए, जो भी आपका एंगल आया उसका tan ले लीजिए, तो आपको स्लोप मिल जाएगा। इस लाइन के लिए जरा देखना, इसने यहां पर कट किया है बेटा, ठीक है। पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन ये है, इधर से आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी आप एंगल मेजर करेंगे, ये वाला एंगल उठाइए, मान लीजिए ये अल्फा आ गया, तो इसका अगर आपको स्लोप निकालना है तो ये tan अल्फा आपका होगा। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। इस वाली लाइन का देख रहा है इंटरसेक्शन ये है, इस पॉइंट से पॉजिटिव एक्स एक्सिस कौन सा होगा, ये वाला पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। इधर से आप एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो भी आप एंगल ये वाला मेजर करेंगे, मान लीजिए ये एंगल हमारे पास बीटा है, तो इसका स्लोप आएगा tan ऑफ बीटा। क्लियर। इस वाली लाइन के लिए ये यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये है, आप ये वाला एंगल मेजर करेंगे, मान लीजिए ये एंगल आ गया डेल्टा, तो इसका स्लोप होगा tan ऑफ डेल्टा। सारे बच्चे हां या ना, क्लियर है क्या, यस और नो, बोलिए भाई। किसी भी लाइन का स्लोप, अब स्टेटमेंट सुनना कि हमारे पास कैसे आया, द टेंजेंट ऑफ द एंगल, टेंजेंट मतलब tan थीटा वाला, टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसी को आप स्लोप कहते हैं। क्लियर, वेरी गुड। कौन सा एंगल, अभी मैं आपको सिमुलेशन में दिखाऊंगा कौन सा एंगल आपको लेना है, वो आपको ध्यान से सुनना है। लाइन यहां कट करे तो इधर से पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज, लाइन इधर कट करे पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज, लाइन इधर से कट करे पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज, लाइन इधर से कट करे पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज। आप इन एंगल्स को अगर tan में डाल देंगे तो यू विल गेट दिस स्लोप। सर इट्स टू बेसिक, चुपचाप पढ़िए, ठीक है, चुपचाप पढ़िए। मैंने आपको क्या बोला, आप सभी लोगों ने अपनी स्ट्रेटेजीज लगा चुके हैं, है ना, पिछले साल, इसीलिए प्रयास में इस बार मेरे हिसाब से चल लीजिए ढंग से, ठीक है। अपना दिमाग छोड़ दो, इस पर लगाओ। सारे बच्चे बताना कि अगर मेरे पास यही एंगल, इफ एंगल इज एक्यूट, अगर आपका एंगल एक्यूट हुआ तो क्या आप ये बात कह सकते हैं कि जो tan थीटा होगा वो पॉजिटिव आएगा, दैट मींस स्लोप आपकी पॉजिटिव होगी। सारे बच्चे हां या ना, पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, सारी चीजें जरा ध्यान से सुनना। अगर मेरे पास एंगल एक्यूट हुआ, 90 डिग्री से कम को हम लोग क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल, तो हमारे पास स्लोप पॉजिटिव होगी। सारे बच्चे यस और नो, सारे बच्चे यस और नो। बेटा तुम्हें बहुत बेसिक लगे तब भी पढ़िए, जिस दिन बहुत टफ होगा तब भी पढ़िए। वेरी गुड, ठीक है। मतलब ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन, ये सभी का अगर आप एंगल देखें तो एंगल क्या मार्क करते, ये वाला मार्क करते, ये वाला मार्क करते, ये वाला मार्क करते। लाइन इधर कट करते कोई दिक्कत नहीं है, एंगल आप यही वाला मार्क करेंगे। ये थीटा इन ऑल केसेस, एंगल इन ऑल केसेस, ऑल केसेस हमारे पास अगर आप देखें तो एक्यूट है, तो इन सभी का स्लोप हमारे पास पॉजिटिव होगा। ये वर्ड आपको बाद में काइनेमेटिक्स में भी ध्यान रखने हैं। वेरी गुड, क्लियर, ध्यान सुनना। नेक्स्ट, अगर हमारे पास यहां पर मैं कह देता हूं एंगल हमारे पास 0 है, ठीक है, कुछ बच्चे 180 भी बोलना चाहेंगे, 180 है, कहने का मतलब लाइन अगर आपको ऐसे दिखाई दे जाए, ये है आपकी एक्स एक्सिस, ठीक है, लाइन आपको यहां ऐसे दिखे या यहां ऐसे दिखे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो थीटा तो इसने बनाया ही नहीं,
0 डिग्री, तो इस केस में आपका जो स्लोप आएगा दैट इज tan 0, तो ये स्लोप आपका होगा 0। क्लियर है क्या? वेरी गुड। इसको कहते हैं हम लोग स्लोप 0। वेरी गुड, यस। तो ऐसी भी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर आप यहां पर ध्यान से देखें, ठीक है, अगर आपका एंगल 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है, अगर आपका एंगल 90 डिग्री आ रहा है, क्या आप मेरे को बता सकते हैं स्लोप क्या बोलेंगे हम लोग? ठीक है, मतलब आपकी लाइन कुछ ऐसे आ रही है, तो ये वाला अगर आपने एंगल लिया तो ये वाला एंगल आपका कितना आ रहा है? π/2। तो tan ऑफ 90 आप नॉट डिफाइंड या इन्फिनाइट कुछ भी बोल सकते हैं यहां के लिए। क्लियर है क्या? यस और नो? नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी अभी आप कुछ भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, और यहां पर मैं नॉट डिफाइंड कह दूं, कुछ बच्चे मैथमेटिकली सोच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम आती है नेगेटिव स्लोप के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, वेरी गुड। पॉजिटिव स्लोप में बच्चों को दिक्कत नहीं आती, जीरो स्लोप में नहीं आती, इन्फिनाइट स्लोप या नॉट डिफाइंड स्लोप में दिक्कत नहीं आती। जरा ये चीज समझना, कैलकुलेशन ऑफ नेगेटिव स्लोप, इस पर बच्चों का ध्यान नहीं होता है। कैलकुलेशन ऑफ नेगेटिव स्लोप बहुत बच्चे परेशान होते हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, मैं एग्जांपल से लूंगा। ठीक है, फिर मैं काइनेमेटिक्स में मिलता हूं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ठीक है, बस मैं यही बोलूंगा, घमंड में मत छोड़ना। ठीक है, घमंड में मत छोड़ना। अब बात वही होती है, चलने का साथ आप सभी लोगों ने डिसाइड किया, फिर बात वही होती है, जो चीज आती है उसमें आपका घमंड ही है कि अगर आप ये बोलो कि सर मेरे को तो आता, मैं छोड़ देता हूं। ठीक है, दैट इज अप टू यू। अगर सही में आता हो तो आगे बढ़ जाओ, लेकिन अगर आपको सही में नहीं आती है, दिक्कतें आती हैं, ग्राफ के क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं ना, तो प्लीज रुक जाना। देखो बेटा, मैं आपको एक एग्जांपल लूंगा, फिर इसको समराइज करूंगा। मान लीजिए मेरे पास लाइन ऐसे है, ठीक है, एंड दिस एंगल इज 120 डिग्री। सारे बच्चे इसका स्लोप निकालेंगे। मान लीजिए ये वाला एंगल है मेरे पास 120 डिग्री। चलिए, स्लोप ऑफ द लाइन सारे बच्चे मेरे को निकालिए। स्लोप ऑफ लाइन कितना होगा? चलिए भाई जल्दी से मेरे अंटरपेंटर। हाँ, सारे बच्चे मान लीजिए कि मेरे पास ये एंगल 120 डिग्री है। तो पहली बात तो मेरे दिमाग में आ जाना चाहिए कि जो भी आप एंगल है वो ऑब्ट्यूज है। ऑब्ट्यूज होने पर स्लोप नेगेटिव आएगा, तो आंसर नेगेटिव आना चाहिए। सारे बच्चे वेरी गुड। कुछ बच्चे पॉजिटिव बोल रहे हैं, अरे पागल इंसान, ये एंगल तेरा 90 डिग्री से ज्यादा है भाई। जब तू tan थीटा निकालेगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। यस, तो आप कहेंगे सर tan ऑफ 120 डिग्री, यही करेंगे। और 90 डिग्री से ज्यादा वैल्यू निकालना मैंने आपको सिखाया था, समझना। 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट का है। सेकंड क्वाड्रेंट में tan आपका नेगेटिव होता है, ये कल की क्लास में हम लोगों ने करा है। अब रिलेट होता चलेगा, माइनस tan ऑफ, ये आएगा 90 इंटू 1 प्लस 30। याद करिए, जब ये हमारे पास ऑड होता था तो tan किस में चला जाएगा? कॉट में चला जाएगा। ये वाला एंगल सीधे आप यहां रखेंगे और माइनस कॉट 30 की वैल्यू आपको बतानी थी, तो ये आ जाएगा -√3 आपका स्लोप होगा। क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। स्लोप नेगेटिव, तो याद रखना, इफ यहीं पर मैं लिख देता हूं, ठीक है, इफ थीटा इज ऑब्ट्यूज, तो आपका जो tan थीटा होगा वो नेगेटिव आएगा। इसको हम कहते हैं स्लोप नेगेटिव। क्लियर? वेरी गुड, क्लियर। सर 180 पर क्या होगा? tan 180 0 होता है यार। ठीक है, तो आप 0 और 180 मैंने यहां पर लिख ही दिया है। बात वही है यार, इस लाइन को तो गोल घुमा के इधर ले आए तो तब भी तो ये इंक्लाइन 0 पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही है ना, तो स्लोप 0 ही होता है। क्लियर? वेरी गुड। अब यहां तक ना मेजॉरिटी बच्चे समझ जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है? जब एग्जाम में हमें रिलेट करना पड़ता है स्लोप ज्यादा है या कम है। अब मैं आप सभी लोगों से पूछता हूं, ठीक है, क्वेश्चन है ये हमारे पास, या एग्जाम्पल के तौर पे चलिएगा। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास 2-3 लाइन आपको दे रहा हूं, किसकी स्लोप ज्यादा है, किसकी स्लोप कम है। ठीक है,
चलिए भाई, एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, और एक लाइन हमारे पास ऐसे है। ठीक है, मैं इसको ऐसे कर लेता हूं। मेरे पास 3 लाइन है बेटा, लाइन 1, लाइन 2 एंड लाइन 3। पहली बात, स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव तीनों लाइन का? M1 पॉजिटिव नेगेटिव, M2 पॉजिटिव नेगेटिव, M3 पॉजिटिव नेगेटिव। सारे बच्चे मुझे स्लोप के बारे में बताएंगे। आराम से चलना बेटा, आराम से चलना। अगर मैं तीनों लाइन की बात करूं तो तीनों लाइन में नेगेटिव स्लोप में दिक्कत आती है, उसका मैं जुगाड़ बताऊंगा, प्लीज ध्यान से सुनना। कैसे देखें कि आपने कहा कि सर मैं इधर से आया, ये एंगल इधर, इधर से पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज, इधर से पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड, तीनों की स्लोप पॉजिटिव होगी। जिनको रीजन नहीं समझ आ रहा ध्यान से सुनो, आप यही वाले एंगल का tan थीटा लोगे, आप यही वाले एंगल का tan थीटा लोगे, आप यही वाले एंगल का tan थीटा लोगे। तीनों केस में एंगल 90 डिग्री से कम है, और जब 90 डिग्री से कम होता है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, तो tan थीटा भी पॉजिटिव होगा। यस, वेरी गुड। अब इनमें से which has largest slope, which has largest slope, जरा ध्यान सुनना। इनमें से सबसे ज्यादा स्लोप किसकी है, इसके बारे में बात करते हैं। अब इसमें ना पॉजिटिव स्लोप बच्चा बहुत आसानी से देख लेता है। पॉजिटिव स्लोप, यार मैंने तुम्हें क्या कहा था, तुम्हें पहाड़ चढ़ना है, एक पहाड़ ऐसा है, एक पहाड़ ऐसा है, एक पहाड़ ऐसा है, तो आपको ही पता भाई ये तो बड़ा कठिन है, इसकी ढलान बहुत ज्यादा है, इसका स्लोप बहुत ज्यादा होगा, तो M1 की वैल्यू ज्यादा होगी, फिर M3 की वैल्यू होगी, फिर M2 की वैल्यू हमारे पास होगी। ये स्लोप का पैटर्न हमारे पास आ गया, है ना। मैक्सिमम स्लोप M1 की, ठीक है, मिनिमम स्लोप M2 की। तो बाद में काइनेमेटिक्स में आसान रहे, मोर इज द एंगल, पॉजिटिव स्लोप, जब हमारे पास स्लोप पॉजिटिव है, ध्यान सुनना, मोर इज थीटा, मोर इज स्लोप, मोर इज स्लोप। सीधी सी बात, ये आप याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में देख के ही हमें बताना होगा। तो ये आप सीधे याद रखिएगा कि जिसका एंगल ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा, इसका एंगल सबसे कम, इसका स्लोप सबसे कम। क्लियर, वेरी गुड यार। अब नेगेटिव का बवाल मैं आपको दिखाता हूं और फिर हम लोग फिर से आते हैं। जैसे देखना यहां पर अब गड़बड़ होएंगी, तो ध्यान से सुनना बेटा। मान लीजिए मेरे पास यही कोऑर्डिनेट एक्सिस थे, ठीक है, ये मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस थे, और मैं यहां पर आपको 3 लाइन दे देता हूं, ठीक है। एक लाइन है आपकी ऐसे, एक लाइन है आपकी ऐसे, और एक लाइन है आपकी ऐसे, ठीक है। ध्यान से देखना, ये वाला एंगल है हमारे पास 120 डिग्री, ये वाला एंगल है हमारे पास 150 डिग्री, ठीक है, और आप यहां पर ले लीजिए हमारे पास ये वाला एंगल है हमारे पास कितना लें, यहां पर 150 की जगह 135 ले लेते हैं यहां पर, ठीक है। ये है 135 डिग्री, ठीक है, और ये है आपका, या रुको एंगल मैं ऐसे ले लेता हूं, ये है आपका 120 डिग्री, ये है 150 डिग्री, और ये है 135 डिग्री। अब आपको बताना है कि किसकी ज्यादा स्लोप है, किसकी स्लोप ज्यादा है, किसकी स्लोप कम है। ध्यान से सुनना, अगर मैं इसमें स्लोप की बात जनरल तरीके से निकालूं तो आपको यही वाला एंगल लेना पड़ेगा। तो अगर आप इसकी स्लोप निकालेंगे तो आप कहेंगे tan ऑफ 135 आपको निकालना पड़ेगा, तो दिस विल बी माइनस हमारे पास 1 आ जाएगा, या चलिए कर देता हूं, माइनस tan ऑफ 90 इंटू 1 प्लस 45, तो यह आएगा माइनस कॉट 45 बेटा, तो यह आ जाएगा -1। इसकी स्लोप आई नेगेटिव में 1। वेरी गुड। अगर आप इसकी बात करेंगे तो इसका स्लोप निकालेंगे, M2 इज इक्वल टू tan ऑफ 150 डिग्री, ठीक है, तो यह आएगा फिर से नेगेटिव tan ऑफ
90 इंटू 1 प्लस 60 आप करेंगे तो आ जाएगा माइनस कॉट ऑफ 60, तो -√3। क्लियर? यस और नो? क्लियर? 120 की अगर आप बात करेंगे, मान लेते हैं M3, तो tan ऑफ 120 डिग्री, ठीक है, हमारे पास 1/√3 आएगा ये, ठीक है। और ये आ जाएगा बेटा हमारे पास माइनस tan ऑफ 90 इंटू 1 प्लस 30, तो ये आ जाएगा माइनस कॉट 30, तो दैट इज -√3। तो पहली बात तो आपको स्लोप निकालना सभी का आना चाहिए। अब दिक्कत क्या होती है, कौन सी स्लोप ज्यादा है, कौन सी स्लोप कम है, इसमें बच्चों को ना, क्योंकि नंबर लाइन वाला इशू बच्चों को बहुत ज्यादा बच्चों को रहता है, तो प्लीज आप इसको जरा सोचना कैसे करें, ठीक है? क्लियर? सारे बच्चे जरा यहां पर देखना कैसे करें। या तो आप ये सोचो कि आप इस पे साइकिल चला के जा रहे हो, तो ये तो बहुत ज्यादा ढलान है, फिर ये वाली ढलान है, फिर ये वाली ढलान है, तो सबसे ज्यादा स्लोप किसका है? मैक्सिमम स्लोप आपका इसका है, और सबसे कम स्लोप आपका इसका है। अगर आप साइकिल चलाते, मान लो मैं आपको कह रहा हूं कि भाई एक रैंप ऐसा है, इस पे से साइकिल उतार, जब तू साइकिल उतारेगा तेरी हालत टाइट हो जाएगी, क्योंकि सर ये तो बहुत ढलान है, गिर जाऊंगा नीचे, तो ये बिल्कुल वैसा ही स्लोप है। फिर उसके बाद ये है, और फिर अगर मान ले रैंप ऐसा है तो तू आसानी से साइकिल उतार लेगा अपनी। क्लियर? अब इसमें ना प्रॉब्लम होती है, बच्चा क्या सोचता है ना, इससे रिलेट कर देता है, एग्जाम में गलती होती है, मोर इज द एंगल मोर इज द स्लोप। लेकिन यहां पर क्या गलती है, जिसका एंगल ज्यादा है उसकी स्लोप सबसे कम है। तो एग्जाम में गलती ना हो, या तो आप पूरे मैथमेटिकल तरीके से चलो, या फिर एग्जाम में गलती ना हो। सारे बच्चे जरा ये समझना, ठीक है? सारे बच्चे जरा इस चीज को समझना। एक मेथड तुम्हारा ये था, मेथड 2 ये ज्यादा आसान पड़ेगा और काम भी आएगा। मेथड 2, पहली चीज आपको दिख रहा है कि स्लोप नेगेटिव है ना, ये आपको दिख रहा है कि इस लाइन की स्लोप नेगेटिव है, तो आप एक काम करो, ये वाला एंगल अल्फा ले लो, और ये आपको पता है लीनियर है हमारे पास, इसको आपने थीटा लिया था, तो थीटा के हिसाब से स्लोप निकाला, अपने आप नेगेटिव आया। इस वाले का एंगल आप देखें तो ये 60 डिग्री होगा। तो अगर आपको इसको स्लोप निकालना है, आप सीधे -tan अल्फा करके भी निकाल सकते हो, ठीक है? तो ये आ जाएगा बेटा -tan 60, दैट इज इक्वल टू -√3। क्लियर है क्या? सारे बच्चे एक बार सोचिए, दिल बनाइएगा। मैंने क्या बोला, स्लोप की अगर मैं स्टेटमेंट से जाऊंगा तो उन्होंने कहा था कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जो भी डायरेक्शन है उसका tan थीटा ले लो, स्लोप आ गया, ये आ गया। मैंने कहा ठीक है। दूसरी बात, मैंने कहा कि अगर मैं इधर से पॉजिटिव एक्स एक्सिस में क्लॉकवाइज सेंस में जा रहा हूं तो पहले से ही मैं माइनस लगा लूंगा, और tan अल्फा ये वाला एंगल सीधे रख दूंगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर? इतनी बात समझिए, दोनों से सेम आता है। ये मेथड 1 हो गया, ये आपका मेथड 1 है, और ये आपका मेथड 2। आप दोनों में से किसी भी तरीके से जाइए, आपका आंसर सेम आएगा। इस वाले में आपको ये माइनस पहले से लगा के रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये स्लोप नेगेटिव है। क्लियर? हाँ, अब जरा ये समझना, जब मेरी नेगेटिव स्लोप थी ना, याद रखना, मोर इज दी नेगेटिव स्लोप के लिए कह रहा हूं, नेगेटिव स्लोप में जब हमारे पास है मोर इज दी अल्फा, मोर इज अल्फा, मोर इज दी स्लोप। देखना, इससे आपको ज्यादा बेटर आसानी मिलेगी, मैं लिटरली बता रहा हूं। इसका ये वाला एंगल ये है, अल्फा ये है, इसका ये वाला अल्फा ये है, और इसका ये वाला अल्फा हमारे पास ये है, ठीक है? ये 60 डिग्री होगा हमारे पास, ये 30 डिग्री होगा हमारे पास, और ये हमारे पास कितना होगा 45 नहीं, हमारे पास 80 है ना, तो हमारे पास 45, ठीक है?
जिसका ज्यादा एंगल है उसका स्लोप ज्यादा, जिसका अल्फा फिर है फिर इसका स्लोप, फिर मिनिमम इसका। मोर इज दी अल्फा। नेगेटिव स्लोप में आप डायरेक्टली ये याद रख सकते हो कि जिसका नीचे वाला एंगल ज्यादा होगा उसकी स्लोप ज्यादा। पॉजिटिव स्लोप में ये याद रखते हो कि जिसका ये वाला एंगल ज्यादा उसकी स्लोप ज्यादा। सारे बच्चे क्या इस पॉइंट पर एग्रीड है? पहले सर आई एम यूजिंग मेथड 2 फ्रॉम स्टार्टिंग, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कई बच्चे हमारे पास बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, उनको भी चाहिए सारी चीजें, तो आप खुद डिसाइड करिएगा। ये काइनेमेटिक्स में मैं बोलूंगा भाई देखो इसका एंगल ज्यादा स्लोप ज्यादा, मैं कहूंगा इसका एंगल ज्यादा, इसका एंगल ज्यादा, इसकी स्लोप ज्यादा। क्लियर? सर ये कह सकते हैं मोर इज द थीटा लेस इज द स्लोप। या देखो, या तो अगर आप थीटा से देख रहे हो तो पता है दिक्कत यही होती है, अगर आप इस थीटा को देख रहे हो, मोर इज थीटा लेस इज स्लोप, मोर इज थीटा लेस इज स्लोप। अब हमारे बच्चे ना अधूरी बात सुनने में पूरे एक्सपर्ट हैं, अब वो डाउट बना लेंगे सर मोर इज थीटा मोर इज स्लोप यहां लिखा है, मोर इज थीटा लेस इज स्लोप यहां लिखा है। अरे भाई जब नेगेटिव स्लोप होती है तब की बात है, बच्चे कंफ्यूज ना करें, या फिर जो बच्चा कह रहा है वो इस चीज का ध्यान रखे। नेगेटिव स्लोप में आप सीधे नीचे वाला देखो ना एंगल, नेगेटिव स्लोप में आप ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल देखो, जिसका ये एंगल ज्यादा उसकी स्लोप ज्यादा। खत्म। क्लियर? क्लियर? हाँ। पॉजिटिव में कैसे देखना है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। पॉजिटिव में ये वाला एंगल, जिसका ये वाला एंगल ज्यादा उसकी स्लोप ज्यादा। नेगेटिव में जिसका ये वाला एंगल ज्यादा उसकी स्लोप ज्यादा। क्लियर? वेरी गुड। वेरी गुड। एक बच्चे कह रहे सर आई एम यूजिंग कॉमन सेंस, ठीक है, टू गेट दी स्लोप। बेटा दिक्कत तो यही है ना, तेरे पास है लेकिन वो इतनी कॉमन है नहीं। जरा सारे बच्चे, अच्छा चलिए पहले इसकी बात करते हैं। जरा इसमें स्लोप बतानी है आप सभी लोगों को। चलिए भाई कि हमें फाइंड द स्लोप, वैल्यू ऑफ स्लोप एट x इक्वल टू 2। चलिए 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 जरा इसमें स्लोप की वैल्यू बताइएगा, ठीक है भाई। मैं अभी स्टेटमेंट दे दूंगा, आधे बच्चे खत्म हो। सीधे देख, जिसका ऊपर वाला एंगल ज्यादा उसकी स्लोप ज्यादा, जिसका नीचे वाला एंगल ज्यादा उसकी स्लोप ज्यादा। मैं बता तो दूं लेकिन पता प्रॉब्लम क्या है, बच्चे बहुत कंफ्यूज करेंगे। एक बेसिक स्टेटमेंट से चलो, ठीक है। अगर पूछे तो इसमें सिर्फ मॉड मानकर बड़ा या छोटा बताना है क्या सर? तुम्हें कैसे बताए भाई, ध्यान से देख, ठीक है। सारे बच्चे उसका स्लोप, हाँ कईयों का आ गया है, वेरी गुड। अब देखो इसने क्या बोला है कि अरे तो कौन सा बड़ा होगा, या -1 स्लोप, क्या कहना चाह रहा है? -1 अगर पूछे तो इसमें सिर्फ मॉड बड़ा छोटा बताना है क्या? नहीं बेटा, ध्यान से सुन, ठीक है। कई बच्चे ना इसको बहुत कॉम्प्लिकेट करके समझने की कोशिश करते हैं, उसमें से शायद तू भी है। मैग्नीट्यूड से कोई लेना दे, हम कभी भी पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप को एक साथ आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। अगर सिर्फ मॉड देख के बताना होता तो मैं कहता भाई ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री, इसमें से किसकी ज्यादा स्लोप है आप नहीं बता सकते। आप पॉजिटिव स्लोप्स को आपस में रिलेट कर सकते हो, नेगेटिव स्लोप को आपस में रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड की कहीं पर भी आपकी बात नहीं है। नेगेटिव स्लोप आपस में रिलेट होंगी और पॉजिटिव स्लोप आपस में अपनी रिलेट होंगी, अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन बोले मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप्स को रिलेट करो, ठीक है। तो प्लीज उस चीज पे मत जाइए, ठीक है। अभी आते हैं, और जरा ये समझना सर x इक्वल टू 2 पर स्लोप चाहिए, तो x इक्वल टू 2 तो यहां कहीं होगा। अब बच्चे कहेंगे सर यहां स्लोप कैसे निकालूं? अरे पागल, किसी भी पॉइंट पर स्लोप निकालने के लिए मैंने तेरे को क्या बोला था कि भाई एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज जो भी तेरा ये एंगल है इसका tan थीटा ले ले, ठीक है। इसी का अगर तू tan थीटा ले लेगा वही तेरा स्लोप होगा। अब तेरे को दिख रहा है कि नेगेटिव स्लोप है, कई सारे बच्चे बता रहे हैं कि तेरे को दिख रहा है नेगेटिव स्लोप है, तो मैंने कहा यार अगर मैं इसी पॉइंट पे ये वाला एंगल ले लूं अल्फा, ठीक है, तो दूसरा मेथड ये कहता था, ठीक है, दूसरा मेथड हमारे पास ये कहता है कि स्लोप विल बी इक्वल टू -tan अल्फा। ये भी तो कहता है ना। मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि ये और ये ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये भी अल्फा है,
स्लोप एट x इक्वल टू 2 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ tan अल्फा होगा। तो मैंने कहा माइनस tan अल्फा इस ट्राइंगल से निकाल ले बेटा, तो दिस विल बी 20 डिवाइडेड, लिख दे भैया इधर। अगर आपका ट्राइंगल देखोगे ये अल्फा है, ये 20 है, ये 4 है, ठीक है। तो दिस विल बी माइनस 20 डिवाइडेड बाय 4, तो स्लोप की वैल्यू आएगी -5। क्लियर है क्या? क्लियर? हां या ना? अब ये चीज आप ड्रॉपर हो तो ये बात समझ आपको अंदर होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन की स्लोप हर जगह सेम होती है। स्ट्रेट लाइन स्लोप इज सेम एट ऑल पॉइंट्स, है ना। एक स्ट्रेट लाइन की स्लोप बेटा हर जगह सेम होती है, ठीक है। कोई बच्चा बोले कि सर यहां पे क्यों पूछा है? अरे भाई यहां की स्लोप और यहां की स्लोप एक ही होगी, क्यों? देख ले भाई, यही वाला एंगल करस्पॉन्डिंगली यहां पर भी तो अल्फा है। अगर तेरे से यहां का स्लोप पूछे, यहां का, यहां का, यहां का, यहां का, यहां का, यहां का, एक स्ट्रेट लाइन पर स्लोप सेम होती है। तो तू इतना ना करके सीधे कहता है सर जब स्लोप सेम है इधर निकालना आसान है, इधर निकालते अपना आंसर आ जाता। क्लियर? यही कंसेप्ट से किया, वेरी गुड, क्योंकि ये काइनेमेटिक्स में आपको अभी मदद करेगा, ठीक है। अगर डायरेक्ट देख के समझ रहा है तो कौन ज्यादा है कौन कम है, तो साइकिल चलाने वाला थ्योरी ही बेस्ट है। हाँ बिल्कुल सही है, जैसे आप रिलेट कर पाए। सर डायरेक्ट स्टीपनेस से क्यों नहीं देख रहे? देख लो भाई, अगर आप यहां, अब देखो स्टीपनेस से तो आप कंपैरेटिव स्टडी कर पाओगे ना कि भाई ये ज्यादा या वो ज्यादा। अब आप यहां पर कंपैरेटिव स्टडी क्या कर रहे हो? मैं तेरे को कहा हूं स्लोप निकाल, तो तेरे को तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहां पर स्टीपनेस से तू थोड़ा ना बता पाएगा। हाँ अगर कंपैरिजन है तो तुम ये देख सकते हो भाई जिसमें ज्यादा ढलान होएगी उसकी स्लोप ज्यादा है। और यही कंसेप्ट आप सभी लोगों ने किस किस ने पढ़ा? एडियाबैटिक कर्व और आइसोथर्मल कर्व। याद करो बेटा, किस किसने यही सेम कंसेप्ट आपने पढ़ा है कि अगर पीवी ग्राफ है, ठीक है, अगर हमारे पास पीवी ग्राफ है और ये एक्सपेंशन का ग्राफ है, इनमें से एक आइसोथर्मल है एक एडियाबैटिक है, तो याद करो ये आपको बताया जाता था कि स्लोप ऑफ एडिया, ठीक है, स्लोप ऑफ एडिया इज गामा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। अब कई बच्चे कहेंगे सर हमने तो पढ़ा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन को तू छोड़ दे, अभी बाद में भी पढ़ाऊंगा। गामा की वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, पढ़ा था। अब कई बच्चे इसमें ढूंढ नहीं पाते। जब मैं तेरे को कह रहा हूं कि इसका स्लोप ज्यादा है, ठीक है, स्लोप ऑफ एडिया इज मोर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। अब जरा देखो कैसे रिलेट करोगे। जो साइकिल चलाने वाला है वो बिल्कुल सही तरीका है। आप इस पॉइंट से साइकिल चलाओ, किसमें ज्यादा ढलान मिलेगी आपको? जिसकी स्लोप ज्यादा वो एडियाबैटिक है। तो मैंने कहा यार अगर मैं साइकिल चला रहा हूं, ये एक ऐसा रास्ता और एक ये ऐसा रास्ता है, ये ज्यादा स्टीप है, तो ये एडिया है और ये आपका आइसोथर्मल है। खत्म। वेरी गुड। इसी में आप लोगों ने देखो, ये जो चीज अभी मैं पढ़ा रहा हूं ना बेटा, आपको ये लगेगा यार ये तो बहुत छोटी चीजें हैं, लेकिन ये बहुत काम की चीजें हैं। ये बाद में आपकी एनालिसिस करेंगी। अगर कंप्रेशन का केस है, देखो वॉल्यूम कम हो रही है, ठीक है, तो इनमें से कौन सा आइसोथर्मल है कौन सा एडियाबैटिक है? अब मेरे को कहां जाना है? ऊपर जाना है। एक पहाड़ ऐसा है, एक पहाड़ ऐसा है, एक पहाड़ ऐसा है, कौन सा ज्यादा स्टीप है, किसका ज्यादा स्लोप है? वो ये, और एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा है, तो इस बार ये एडिया है और ये आइसो है। खत्म। क्लियर? हाँ या ना? वेरी गुड। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना था, ठीक है। अब टाइप ऑफ स्लोप्स एंड इट्स कैलकुलेशन तो मैंने आपको बता दी है। जरा इसमें आप सारे बच्चे जरा देखना, स्लोप की एनालिसिस करनी है, ठीक है, कि एज एक्स इंक्रीजेस स्लोप बढ़ रहा है घट रहा है, एज एक्स इंक्रीजेस, ठीक है। सारे बच्चे बताएंगे स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और दूसरा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवालों में आता है, ठीक है। अगर आप अपने काइनेमेटिक्स के अच्छे लेवल के सवाल में जाएंगे तो वहां ये एनालिसिस करनी पड़ेगी। चलिए भाई, पहली की बात करते हैं कि इसमें स्लोप बढ़ रहा है या घट रहा है। तो किसी भी दो पॉइंट पर आप लाइन बना लीजिए, एक ये
यही लाइन बनती, और एक इधर ले लीजिए। ठीक है, पहली बात मैं अगर इसमें देखूं तो देख के पता लग रहा है कि जब हमारा x छोटा था तो ये वाला एंगल है, नीचे नाप रहा हूं मैं, और यहां पर ये वाला एंगल है। ठीक है, हां, तो पहली बात जो स्लोप है वो आपका नेगेटिव है, लाइन नीचे की डायरेक्शन में इंक्लाइंड है, स्लोप नेगेटिव है। अब आपका एंगल डिक्रीज हुआ, एंगल डिक्रीज हुआ, स्लोप डिक्रीज करा, दैट्स इट, खत्म। ठीक है, जरा इसकी बात करें। अगर मान लो एक पर्टिकुलर एक्स पे मैंने लाइन बनाई ऐसे, फिर इस वाले एक्स पर लाइन बनाई ऐसे, ठीक है, ऐसे, जरा यहां पर ध्यान से देखना। ठीक है, जब आपका एक्स कम था तो लाइन देखो नीचे की डायरेक्शन में इंक्लाइन है, तो ये वाला एंगल है, और जैसे आपका एक्स बढ़ा तो ये एंगल हमारे पास अब बढ़ गया। तो पहली बात इसकी अगर आप बात करोगे तो स्लोप आपका नेगेटिव है बेटा। एज एक्स इंक्रीजेस, हमारे पास देखो ये छोटे एक्स पर ये वाला एंगल था, फिर जब आपका एक्स बढ़ा तो एज एक्स इंक्रीजेस अल्फा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, दैट मीन स्लोप इज इंक्रीजिंग। किस किस के चारों मैच हो जाएंगे, दिल बनाना। मान लो आप साइकिल चला रहे हो, यहां पर अगर आप साइकिल चलाओगे, जैसे मान लो स्केटिंग बोर्ड वाले आपने देखे होंगे, यहां पर जब आप देखोगे तो खड़ाक से नीचे जाते हो, डर लगेगा, यहां स्लोप ज्यादा है, और जैसे जैसे आप नॉर्मल आओगे भाई पैरेलल हो गए, मीन स्लोप कम हो रहा है। तो स्लोप आपका यहां ज्यादा है, फिर कम हुआ है, तो डिक्रीज हुआ। मान लो आप एक ऐसे पहाड़ पर साइकिल चला रहे हो जिसमें पहाड़ ऐसे होएगा, तो पहले आपका स्लोप 0 है, शक्ल सामने, जैसे जाओगे 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 पूरा नीचे, तो भाई बहुत स्टीप हो जाएगा यहां पर, तो स्लोप ज्यादा हो रही है। क्लियर? हाँ, वेरी गुड। जरा इसमें देखना कि आप इस वाले पर साइकिल चढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, तो स्टार्टिंग में तो स्टीपनेस बहुत ज्यादा है, फिर स्टीपनेस कम हो रही है, तो स्लोप डिक्रीज हो रहा है। आप मैथमेटिकली कैसे देखोगे, एक पर्टिकुलर एक्स पर यहां बना लो और एक पर्टिकुलर एक्स पर यहां बना लो। ठीक है, एक पर्टिकुलर एक्स पर आप यहां बना लो। तो पहली बात, एंगल कहां नाप रहे हो, एंगल यहां नाप रहे हो, एंगल यहां नाप रहे हो, तो हमारे पास स्लोप है पॉजिटिव एज एक्स इंक्रीजेस। एक इस वाले एक्स पर ये वाला एंगल था, इस वाले एक्स पर एंगल कम हो गया, हमारे पास थीटा कम हुआ, स्लोप हमारे पास डिक्रीज करा। क्लियर? अब साइकिल चला लिया करो, अपने आप समझ आ जाएगा। मान लो तुम साइकिल चला रहे हो और इस पे चढ़ना है, तो तुम कहोगे पहले स्लोप कम है, और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो स्टीपनेस बढ़ रही है, भाई इंक्लिनेशन ज्यादा हो रहा है, पहाड़ चढ़ने के जैसा हो गया, तो स्लोप बढ़ेगा। देखना कैसे, आपने एक पॉइंट लिया, ये लाइन, आपने एक पॉइंट लिया, ये लाइन। क्लियर? एंगल देखो कहां से नाप रहे हो आप, यही रहा एंगल और ये रहा एंगल। देखिए एंगल 90 डिग्री से कम है तो स्लोप आपका पॉजिटिव है। एज एक्स इंक्रीजेस, जैसे जैसे एक्स इंक्रीज कर रहा है, थीटा इंक्रीज कर रहा है, स्लोप आपका इंक्रीज कर रहा है, दैट्स इट। किस किस के चारों सही थे, वेरी गुड। साइकिल चला लो, अपने आप समझ आ जाएगा सारी चीजें। क्लियर? क्लियर? वेरी गुड। अब जरा यहां पर समझना, ग्राफ की कुछ इक्वेशंस की बात करूंगा। ठीक है, ये कह रहा बाइक चलाऊंगा, बेटा अभी पापा के पैसों की बाइक है ना तो चला भी लेगा, पढ़ ले वरना बेटा पैदल चलना पड़ेगा कोसों दूर। क्लियर? आइए, अब हमारे पास कुछ ग्राफ्स के वो हैं, फिर मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा, करके आना है, आपको ग्राफ बना के लाना है। नेक्स्ट क्लास में डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। देखो भाई, अब मैं आपको पहले कुछ दिखाता हूं, ठीक है। देखो भाई, ये हमारे पास है एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये है हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन। सारे बच्चे जरा ध्यान से देखना आप, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, एक बार थम्स अप कर दीजिए।
सारे बच्चे एक बात थम्स अप कर दीजिए। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, हाँ दिखाई दे रहा है, वेरी गुड। ये m है हमारे पास स्लोप और c है इंटरसेप्ट। आप सभी लोग ड्रॉपर के बच्चे हैं तो आई होप इतना तो पता होगा, c इंटरसेप्ट होता है, m स्लोप होता है ना। अब जरा देखना, मैं इस स्लोप की वैल्यू अभी यहां पर कर रहा हूं 0। ठीक है, थोड़ा छुई मुई है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ज्यादा ब्राइटनेस में आंखों पे स्ट्रेस आएगा इसलिए हटा दिया। देखो पहली बात, जब आपकी स्लोप 0 है, सारे बच्चे जरा देखना, तो लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सी होता है इंटरसेप्ट, अगर सी की वैल्यू नेगेटिव है तो लाइन यहां पर कहीं नेगेटिव वाई में कट करती है। जरा देखो, सी की वैल्यू अगर मैं कभी भी नेगेटिव करूंगा तो सी की वैल्यू जब भी नेगेटिव है, लाइन वाई एक्सिस में नेगेटिव को कट करेगी, और जैसे ही सी की वैल्यू 0 होगी ये ओरिजिन पर कट करेगी, और सी की वैल्यू जैसी पॉजिटिव होगी ये हमारे पास कहां कट करेगी, प्लस वाई पर। सारे बच्चे एक बार इस बात को सोच के दिल बना दो। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में एक इंटरसेप्ट वर्ड आएगा, जब सी की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये प्लस वाई पर कट करेगा, सी की वैल्यू जब ये 0 है तो ये ओरिजिन को कट करेगा, यहां पर है, सी की वैल्यू जब नेगेटिव है तो ये नीचे कहीं कट करेगा। सारे बच्चे यस और नो, क्लियर? हाँ, छुई छुई नहीं बेटा, छुई मुई। हाँ सर ब्राइटनेस बढ़ा दो, अभी आंखें फट जाएंगी। ठीक है, ले भाई, अपने फोन के बटन मत दबाना, बैठे रहना है ठाके। ठीक है, अब जरा यहां पर देखना स्लोप, जब मैं स्लोप पॉजिटिव करूंगा तो आपको लाइन ऊपर की डायरेक्शन में इंक्लाइन होते हुए दिखेगी। दो तीन चीजें आपको देखनी है। अगर मैं स्लोप अभी 0 है, जैसे ही मैं स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव करूंगा तो लाइन ऐसे 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 ऊपर उठना स्टार्ट करेगी, देखना। अरे हाँ, ये लाइन ऊपर उठना स्टार्ट करिए, ऊपर उठना स्टार्ट करिए, और जितना मेरा स्लोप की वैल्यू बढ़ रही है इंक्लिनेशन उतना ही बढ़ रहा है। देखो सारे बच्चे एक बार देख लो इसको, हाँ या ना, यस और नो। अब ब्राइटनेस जा, अबे यार तुम लोग ना कहां से इंजीनियर बनोगे यार। हाँ ठीक है, जरा ध्यान समझना, जैसे जैसे मेरी स्लोप की वैल्यू कम हो रही है, इंक्लिनेशन कम 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 कम, और ये हुआ 0। और जैसे ही मेरे स्लोप की वैल्यू नेगेटिव होगी, लाइन नीचे जाना स्टार्ट करेगी, देखना नेगेटिव में ये ऐसे हो गई। अब मैं इंटरसेप्ट ऐसे कर देता हूं, आपको अभी दिख जाएगा। ये अभी तक हम इसी की बात कर रहे थे। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, नेगेटिव स्लोप, जैसे अब देखो, जैसे जैसे मैं मोर नेगेटिव में जा रहा हूं, ये और इंक्लाइन होते जा रही है, और इंक्लाइन और इंक्लाइन और इंक्लाइन और इंक्लाइन, ऐसे हमारे पास होती रहेगी। ये हमारे पास स्लोप 0 हुआ, ठीक है, स्लोप 0 हुआ, और फिर ये स्लोप पॉजिटिव हुआ। तो इंटरसेप्ट से लाइन ऊपर नीचे मूव करती है और स्लोप से इसका इंक्लिनेशन चेंज होता है। क्लियर है क्या सारे बच्चे, यस और नो? यस और नो। तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है, जो हमें अपने काम की है, अब इधर ब्राइटनेस बढ़ा दो, ठीक है, जो हमारे काम की है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, m है आपका स्लोप, ठीक है, c है आपका इंटरसेप्ट। सारे बच्चे ध्यान से सुनना, m है आपका स्लोप, c है इंटरसेप्ट। सर इंटरसेप्ट क्या होता है? हमारे पास पॉइंट ऑन y एक्सिस वेयर लाइन कट्स, पॉइंट ऑन y एक्सिस वेयर लाइन कट्स। ठीक है, y एक्सिस को लाइन कहां पर कट करती है, दैट इज योर इंटरसेप्ट। सारे बच्चे जरा देखना, अगर लाइन यहां कहीं कट कर रही है तो इसके लिए c पॉजिटिव होगा, लाइन यहां कहीं कट कर रही है इसके लिए c 0 होगा, लाइन यहां कहीं कट कर रही है इसके लिए c नेगेटिव होगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? और स्लोप के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूं, स्लोप के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूं। लाइन अगर आपकी ऐसी हुई तो स्लोप पॉजिटिव है, लाइन अगर आपकी ऐसी हुई तो स्लोप आपका नेगेटिव है। यह चीज तो हम लोगों ने बात कर ही ली है। क्लियर? यस और नो? अब कई
कई बच्चे कहते हैं ना, मैं इसमें सर साइंटिस्ट बन जाऊंगा, मेरा तो मन साइंटिस्ट बनने का है स्ट्रेट लाइन में। बेटा लपड़ मारेंगे, गिर जाओगे नीचे। फिजिक्स में आपको रफ ग्राफ मिलते हैं जनरली। आप कैलकुलेशन करेंगे, इक्वेशन आएगी, इक्वेशन से बोलेंगे भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, तो आपको सिलेक्ट करना आना चाहिए। साइंटिस्ट नहीं बनना है, वो मैथ्स वाले सर तुम्हें बना देंगे साइंटिस्ट। ठीक है, आइए। सर भूख लग रही है। हाँ, दिमाग तो खा ही रहे हो तुम हमारा। आ जाओ। सर कल से अभी तक पादा नहीं है, क्या कह रहा है? अच्छा, पढ़ा नहीं है। ओहो सॉरी बेटा। हाँ, पढ़ लेना बेटा। हाँ, चलो भाई, y इज इक्वल टू √3x+4। अगर आप इस वाली ग्राफ, एक रफ ग्राफ बनाना है, तो आप देखिए ये आपका स्लोप है, ये आपका इंटरसेप्ट है। इस वाली लाइन में स्लोप आपका पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है। तो आप कैसी लाइन बनाएंगे बेटा? हाँ या ना? इंटरसेप्ट पॉजिटिव यहां है और स्लोप पॉजिटिव यहां है, लाइन ऐसे बनेगी। क्लियर? यस। अबे ढंग से लिखा करो, जरा ध्यान समझना। y इक्वल टू -x की ग्राफ कैसे बनाए, जरा ये समझना। ये आपका स्लोप है और इंटरसेप्ट आपका यहां पर है ही नहीं, तो इंटरसेप्ट 0 इज दिस और स्लोप नेगेटिव की लाइन ऐसे। रफ ग्राफ बनाना है, बस रफ ग्राफ बनाना हमें। तो ये आ गया हमारे पास y इक्वल टू -x+5। सारे बच्चे जरा देखना, यहां पर आपका स्लोप नेगेटिव है बेटा, और ये है आपका इंटरसेप्ट जो c है, दैट इज पॉजिटिव। तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव रख के एक नेगेटिव स्लोप की लाइन खींच दो, हो गया। सारे बच्चे लास्ट क्लास, क्या कह रहा हूं, लास्ट वाला ग्राफ जल्दी से बनाइए एक बार, जरा देखा जाए। हाँ सर, अगर 11वीं 12वीं एकदम नहीं पढ़ा हो तो क्या इस बैच से करा जा सकता है? नहीं नहीं, सॉरी बेटा, जाओ, क्योंकि तुम्हें समझाने में शायद हमें 1 साल लग जाएगा, तब तक पेपर आ जाएगा। कहीं और से पढ़ लो बेटा, ठीक है? आपके जैसे बहुत सारे, वो 30% आपके जैसे हैं, उनसे आप रोज डिस्कस करो। ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता है क्या? एनीवन प्लीज हेल्प मी हु डज मोर एडवांस क्वेश्चन। ठीक है, तुम अपना झुंड बनाओ, एक दूसरे को गरियाओ, तब तक वो 70% आगे निकल जाएगा। सर सेकंड ड्राफ्ट, सर 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 सेकंड ड्राफ्ट में क्या होता? आएगा समय। भूख लगी है तो खाना खाना भाई, दिमाग मेरा क्यों दिमाग खा रहा? हाँ, अब हाँ देखो, एक बच्चे का इलिप्स आ गया है, इसीलिए तो दिया जाता है इलिप्स। भूल गए, इलिप्स में स्क्वायर वाले टर्म्स होते हैं। साइंटिस्ट है ना, ना ना ना, गलती होता है। हाँ ठीक है भाई, पावर भी तो देख ले। एक स्ट्रेट लाइन में एक्स और वाई की मैक्सिमम पावर 1 होती है। ये इलिप्स दिख रहा है एक को, फिर रैंक नहीं दिखाई देती है। ठीक है, अब कई बच्चे क्या करते हैं ना, इसमें बहुत गंदगी फैलाते हैं। वो यहीं से कहेंगे सर 1/6 स्लोप है, तो पॉजिटिव स्लोप की लाइन बना दे। भाई पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएगा, y/8 इज इक्वल टू 1 - x/6। ध्यान से देख, फिर तू कहेगा y इज इक्वल टू 8 - 8x/6, कुछ ऐसे, या फिर y इज इक्वल टू 8 - 4x/3। ध्यान से देख, अगर आप इस फॉर्म में लाओगे तभी देखना कि ये आपका इंटरसेप्ट है और ये आपका स्लोप है बेटा। स्लोप नेगेटिव आ रहा है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव आ रहा है। कैसे लाइन बनेगी? सॉरी बोल देना जिन्होंने गलत बनाया। इंटरसेप्ट पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव, लाइन ऐसे बनेगी। सॉरी बोलिए। वेरी गुड, कुछ बच्चे तो सही हैं, कुछ बच्चे यहीं से बना देंगे, यहीं से। सर कांस्टेंट वाला इंटरसेप्ट होता है तो यहां पर प्लस आएगा, और स्लोप सर एक्स का कोफिशिएंट होता है 1/6, तो वो पॉजिटिव स्लोप की लाइन कुछ ऐसे बना देंगे। सॉरी बोलो बेटा जिन्होंने, हाँ देखो आ रहे हैं इसमें भी। बेटे काम करा करो, ठीक है, काम करा करो, ठीक है।
कि सुबह 8:45 से जब क्लास होती है तो 15 मिनट आराम से पौ पौ किया करो, क्लास में मत किया करो। ठीक है, आप स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा इक्वेशन को लाएंगे, फिर अपना सॉल्व करेंगे। कई लोगों के लिए टाइम हो चुका है तो प्लीज आप जाइए। ठीक है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, रिलेट करके आना। ठीक है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, रिलेट करके आना। इससे पहले कि हम लोग यहां पर जाएं, मैं बस इलिप्स और सर्कल के बारे में बताऊंगा। ठीक है, हाँ, फिर कल की क्लास में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, पैराबोला एंड एक्सपोनेंशियल की बात करेंगे। इलिप्स 5 मिनट लगेगा। इलिप्स हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। याद करो मैथ्स में क्या होता था, इसेंट्रिसिटी, पिसेंट्रिसिटी, टिसेंट्रिसिटी, 3 तो वही नाम दे देते थे। फिर फोकाई, टोकाई, लोकाई, है ना, फिर 3 नाम आ गए, बच्चा कंफ्यूज। हमें इतना नहीं चाहिए भाई, हमें बेसिक चाहिए। ठीक है, इलिप्स की इक्वेशन हमारे लिए जो बेसिक काम की है वो हमारे पास रहेगी, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये होती है हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन, स्टैंडर्ड, वो भी सेंटर पर, वो ओरिजिन पर उसका जो हमारे पास सेंटर है। शिफ्टेड वाली की भी जरूरत नहीं हमें। ठीक है, जरा ये समझना, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका अगर आप देखें, जब मेरा x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू प्लस माइनस b आएगा, और जब y की वैल्यू 0 होगी मेरे एंटर पॉइंटर, तो x की वैल्यू प्लस माइनस a आएगा। आसान फॉर्म वाली इलिप्स चाहिए हमें। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है प्लीज बी सीरियस। एक तो भैया ज्ञानी लोगों से ना मैं परेशान हो चुका हूं। पढ़ने वाले बच्चे तो अलग है, ज्ञानी लोगों से मैं परेशान हूं। ठीक है, ज्ञानी लोग, ठीक है भैया तुम लिखो बस इसको। ठीक है, ये है हमारे पास इलिप्स। अगर ये x इक्वेशन है, ये y है हमारे पास एक्सिस। बेटा सारे बच्चे यहां पर देखना, ये होगा x की वैल्यू प्लस a, ये इक्वेशन आएगी, अभी आपको मैं बाद में दिखाऊंगा, x की वैल्यू माइनस a, y की वैल्यू प्लस b एंड y की वैल्यू माइनस b। कुछ बच्चे बोले सर इलिप्स क्या होता है? सर्कल को पिचका दोगे तो इलिप्स बन जाएगा, समझ रहे हैं? ठीक है, अंडाकार। ठीक है, जो कुछ बच्चा बोलता है ओवल बोलता है, तो इलिप्स हमारे पास सर्कल को पिचकाओगे तो इलिप्स बन जाएगा। सारे बच्चे जरा ध्यान देना, हमें क्या चाहिए, इसका जो हमारे पास सरकमफ्रेंस होता है, नहीं वो हमारे पास एरिया जो हमें काम आएगा, इसका एरिया कितना होता है, दैट इज पाई इंटू ए इंटू बी। क्लियर? हाँ, ओवल शेप, ये है आपका ए और ये है आपका बी। क्लियर? इसका जो एरिया होता है, एरिया ऑफ इलिप्स, ये आपको याद रखना है, दैट इज इक्वल टू पाई ए बी, ये होता है। क्लियर? अरे 2 मिनट का ध्यान से सुनो। अब इक्वेशन तो आप में ए और बी जरूरी नहीं है ना कि बराबर हो, मतलब ए हमेशा बड़ा हो या बी बड़ा हो। तो आप ये कह सकते हैं, अगर आपका ए बड़ा होगा बी से तो समझना इलिप्स आपकी कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। और अगर आपका बी बड़ा हुआ ए से तो इलिप्स आपकी कैसे बनेगी, ऐसे। सारे बच्चे हाँ या ना? ये होगी आपकी मेजर एक्सिस बड़े वाले लेंथ की, और ये वाली बन जाएगी आपकी माइनर एक्सिस। नाम से पता लग रहा है, मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। अगर बी बड़ा हुआ तो ये वाला लेंथ बढ़ जाएगा, ये वाला लेंथ छोटा हो जाएगा, तो इलिप्स आपकी ऐसे बनेगी। तो दिस इज योर मेजर एक्सिस। कोई पूछे भाई इसमें मेजर एक्सिस कौन सी है, वाई है, इसमें माइनर एक्सिस कौन सी है, एक्स, जो छोटी वाली एक्सिस है वो एक्स है। क्लियर? अगर आपका ए बड़ा है बी से तो ये वाला आपका हो जाएगा मेजर एक्सिस। ठीक है, ये टर्म फिजिक्स में आएंगे इसीलिए मैं बता रहा हूं, और ये होता है हमारा इस केस में माइनर एक्सिस। ग्रेविटेशन में केपलर्स लॉ में हमें इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, केपलर्स लॉ में हमें इस चीजों की जरूरत पड़ेगी। तुम साइड में खाते रहो ना यार। हाँ,
ठीक है, तुम साइड में खाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। यस, तो इसका नाम भी होता है, छोड़ो नाम की क्या कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास ये रहता है। अब सर्कल ना एक पर्टिकुलर केस ऑफ इलिप्स है और कुछ नहीं है। सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ इलिप्स, बस इतना याद करके आना है, स्पेशल केस ऑफ इलिप्स। कैसा स्पेशल केस? अगर ए और बी की वैल्यू बराबर हो गई विच इज इक्वल टू रेडियस, तो हमारे पास सर्कल बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो सर्कल की इक्वेशन आपको मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सेंटर पर, सेंटर ओरिजिन पर है तो ये वाला है। क्लियर? वेरी गुड। ये कह रहा खाना बनाना पड़ेगा बेटा, सुबह उठ के सबसे पहले वही करा कर, ठीक है, पूरे साल की आदत डाल ले। दिस इज योर सर्कल। जब दोनों रेडियस ये वाला और ये वाला दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये आपका सर्कल बन जाएगा, देन इट विल बी अ सर्कल। और इसका एरिया क्या हो जाएगा बेटा? पाई आर स्क्वायर। क्लियर? बस इतना क्लियर, बस इतना सा याद रखना है। अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कुछ अच्छे सवाल लगाएंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, पैराबोला, एक्सपोनेंशियल एंड डिफरेंशिएशन पर हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, अगली क्लास में कुछ अच्छे सवाल भी लगाएंगे हम लोग। और डिफरेंशिएशन रिवाइज करके आना बेटा। देखो मैं कितना लेके आया था कि बच्चा इतना पढ़ लेगा, सीख लेगा, लेकिन हमको क्या पता है खाना बनाना है, अभी सब्जी काटेगा। दिक्कत है भैया हमारे को ना, पढ़ाने में बड़ा दिक्कत है। अब आप डीपीपी 1 ट्राई करेंगे, टारगेट 8 क्वेश्चंस करके, 1-2 सवाल ऊपर नीचे होते हैं। ठीक है, कुछ देखो बेसिक मैथ्स की, उसमें अगर कोई इधर उधर डिफरेंशिएशन का सवाल ये नहीं आपने पढ़ा है नहीं, तेरे को आना चाहिए, बेसिक मैथ्स तक में आना चाहिए। काइनेमेटिक्स में जो भी पढ़ा रहे उस दिन का उस दिन मिलेगा। ठीक है, तो डीपीपी 1 8 का टारगेट रखिए। और वेक्टर एंड कैलकुलस में 23 से 41। कुछ बच्चों को जिनको डिफरेंशिएशन आती है तो प्लीज अभी आप स्टार्ट कर दीजिए। क्लियर? हाँ, इससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे, अभी आपकी मैथ्स की भी क्लास है, कुछ खा पी लीजिए। ठीक है, हाँ यस, तो यहीं तक रखेंगे प्लीज। अच्छा सारे बच्चे, यार मुझे मैं रियलिटी बोलूं तो मुझे नहीं लग रहा कि बहुत खतरनाक चीजें मैंने बताई हैं, लेकिन यस बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसकी गारंटी है। ठीक है, अब आप सारे बच्चे बताना क्या समझ आया आज का लेक्चर, क्योंकि कई सारे बच्चे जो पूछ रहे थे ना उससे खुद को भी डाउट होता है, यार 1.96 को कैसे लिख दिया आपने। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं उस लेवल के बच्चे तो नहीं हो आप, फिर अगली क्लास में यही बताना पड़ेगा ना। मुझे भी फीडबैक मिलता रहना चाहिए आपकी तरफ से। क्लास के बाद ये भाई आपस में चोच मत लड़ाया करो, फीडबैक दिया करो कि हाँ सर ये दिक्कत ऐसी चीज बताए तभी आपको समझ आएगा। अगर पता लगे 99% अभी बोल दे हाँ सर वो 0.96 का नहीं समझ आया, तो अगली क्लास में डिफरेंशिएशन की स्पेलिंग सिखाऊंगा मैं तुम्हें कि भाई डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कैसे करा जाता है, एक्स क्यूब का कैसे होता है, एक्स की पावर 4 का कैसे होता है, ये बताना पड़ेगा ना फिर। ठीक है, और फिर तुम बोलोगे सर एडवांस नहीं, वही है तुम्हारे लिए साइन के अंदर एक्स स्क्वायर, यही तुम्हारे लिए एडवांस है, क्योंकि तुम्हारा लेवल इतना ही उठा पाएंगे ना हम। अब कोई मेरे को बोले 6 लेक्चर या 7 लेक्चर में बेसिक मैथ्स पढ़ानी है, अब तू कह रहा है कि सर 0.96 को 1 - 0.04 कैसे लिख दिया, तो मेरे को तो ये लगे ऑल इज वेल। तो मैंने स्टार्ट करा, तो अब तू बोलेगे नहीं सर बेसिक से पढ़ाई, तो एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या है, साइन एक्स का क्या है, कॉस एक्स का क्या है, आराम से पढ़ाऊंगा। अब तू बोले सर एडवांस तो आपने पढ़ा नहीं, हाँ तेरे लिए एडवांस यही है कि साइन के अंदर एक्स स्क्वायर का बता दे बस, या साइन स्क्वायर एक्स का, तू वही तेरा एडवांस हो जाएगा फिर, है ना, क्योंकि तेरे को तो यही नहीं पता ना एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या है। तो मेरे को ये चीज आप लोगों को बताते रहना पड़ेगा बेटा। इनको तो वीडियो कॉल करने का तरीका नहीं है क्या, मिलवा दो बस हमको, ये खत्म कर देंगे धरती पर से, समाप्त कर देंगे इनको। हाँ अच्छा, मिल जाओ बेटा। सर मॉड्यूल नहीं है, जिनके पास मॉड्यूल नहीं है अभी डिलीवर नहीं हुआ है तो वो वाली चीज मैं बोल दूंगा कि वो आपके लिए पीडीएफ डाल देंगे, ठीक है, उस चैप्टर की। और जिनके पास पुराने कोई मॉड्यूल है, क्वेश्चन बेसिक मैथ्स में आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, तो क्वेश्चन लगाइएगा। ठीक है, हाँ सर नोट्स किधर मिलेंगे बेटा, धरती खोदो। अरे यार तुम्हें पता ही नहीं,
नोट्स तो हमारे लिए जल के समान है। जल कहां मिलता है? धरती के नीचे। आज पापा को बोलिए कि भैया पीडब्ल्यू का ऐप दिलाए हैं, बोरिंग नहीं कराए। धरती खोदिए, जब तक हड़प्पन सिविलाइजेशन के मटके और हड्डियां ना मिले, कंकाल ना मिले, तब तक नहीं मिलेगा। सब खुदवाए अपने घर पे। पढ़ाना सस्ता है हमारे लिए, लेकिन हाँ कास्टिंग उतना ही है, खुदवाना पड़ेगा जी। यस, क्लियर। डीपीपी क्या है? नहीं नहीं नहीं, देखो पढ़ने वाले बच्चों के लिए डीपीपी होती है। जो पढ़ ही नहीं रहा है, तू अभी चलते रहे, कुछ मत सोच इसके बारे में, और जिस दिन रिजल्ट आएगा तो पीछे से एक ढप्पा आएगा, ढप। ठीक है, तो मम्मी कहेंगे वाह डीपीपी, बच्चा भी बोलता था पापा भी दिए, बिल्कुल सही। ठीक है, क्लियर। यस, हाँ। तो अपन लोग मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। कल की क्लास में प्लीज अपना डिफरेंशिएशन रिवाइज करके आइएगा। ये नहीं कि सर डिफरेंशिएशन की स्पेलिंग बता देंगे, थोड़ा सा इधर लिख देते। हाँ, डिफरेंशिएशन प्लीज एटलीस्ट, और इंटीग्रेशन प्लीज रिवाइज करके आइएगा। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता देता हूं, जिनको ये लग रहा है ना कि भाई यार ये तो चीज नहीं समझ आ रही, अगर आप ऑफलाइन में होते, मैं लिटरली बता रहा हूं, ऑफलाइन में ये सब चीजें नहीं बताई जाती। मानते आपको आता होगा, मैं खुद ड्रॉपर था, मेरे को पता है। सीधे हमारा स्टार्ट ही काइनेमेटिक्स से हुआ था, वेक्टर और काइनेमेटिक्स सीधे बीच में वो यूनिट सब गया भाई। अब हो सकता है चेंज हो गया ट्रेंड, क्योंकि अब सवाल जेईई मेंस में उधर से भी आ रहे हैं। ठीक है, अब ट्रेंड हो गया। हमारे में तो भाई साहब सॉलिड्स वाला चैप्टर, जो चुटर मुटर चैप्टर थे, वो पता है सुबह कोई और पढ़ा देगा, हटो। हम कह रहे भाई पढ़ा दिया वही बहुत है, हम इसमें खुश रहते थे। हमारे लिए कुछ बड़े बड़े चैप्टर होते थे, ये भाई ये वाले टीचर पढ़ा देंगे, मेन टीचर पढ़ा देंगे। ये चुटर मुटर ईएम वेव्स, अर्थ मैग्नेटिज्म एंड मैटर, सुबह पढ़ लेना, कोई भी पढ़ा देगा, ऐसा होता था। ठीक है, तुम्हें तो यहाँ पे, हाँ यहाँ पर बेसिक से सारी चीजें बताई जा रही है, तो वो तुम्हें लग रहा हो बेसिक से हो नहीं रहा, लेकिन बेटा रियलिटी बता रहा हूं। ऑफलाइन में ये तो तुम्हें 5-6 लेक्चर रिवाइज करा रहे हैं, वही आप वो मानो गनीमत है। हम लोग ना जब गए थे ड्रॉप लेके सीधे वेक्टर, वो तो शुक्र है कि मेरे को थोड़ा बहुत आता था तो मैं समझ पा रहा था। अब जिनको सही में डिफरेंशिएशन नहीं आता, इंटीग्रेशन नहीं आता, वो ऑफलाइन में क्या करेगा? तो इसका थोड़ा सा ना ग्रेटफुल हुआ करो कि हाँ यार चलो मिल रहा है, कुछ सोच के ही दिया जा रहा होगा। ठीक है, तो जितना कर सकते हो उतना करो, पॉजिटिविटी साइड से रहो। ठीक है, और मुझे पता है इस बैच में बहुत अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, हर साल प्रयास 2.0 से हमेशा अच्छे बच्चे निकले। ठीक है, इस साल भी निकलेंगे, लेकिन बस बात वही है, जो ध्यान से सुनता रहेगा और जो ध्यान से मेहनत करता रहेगा। अगर आप उस फ्रैक्शन में है जहां पर आपको दिक्कत आ रही, तो प्लीज आप उठिए। दूसरों को नीचे खींचने से आपकी रैंक नहीं इंप्रूव होगी। आप उठिए, आप मेहनत करिए, आप रिवीजन करिए। आप रिवाइज नहीं करेंगे, आपको हमेशा भूलता हुआ लगेगा। जितना हो सकता है उतना रिवाइज करिए। क्लियर? यस। और बेटा आपस में जरा इनकी मदद कर दो यार, डीपीपी कहां मिलेगी, पीडीएफ कहां मिलेगी, ओरिएंटेशन में बता दिया, हर जगह तो बता दिया, ये फिर भी रहते ही है। ठीक है, कल की क्लास में मिलेंगे बेटा, प्लीज रिवाइज करके आना, प्रॉमिस करिए सारे बच्चे। हाँ यस, प्रॉमिस करिए। ओके, हाँ तो फिर हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो जाइए जल्दी से खा पी लीजिए, फिर सचिन सर आ जाएंगे आपकी क्लास में। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक के, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।